Hello everyone, welcome to the Learning Platter CS for the revision course of Computer Instructor. तो अपनी सेकेंड क्लास में रिवीजन कोर्स की हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट डिजिटल लॉजिक. ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन. ठीक है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कुछ कॉन्सेप्ट्स का और एमसीक्यूज देखे थे. इस क्लास में भी इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ के साथ उनके क्या डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम डिजिटल लॉजिक में. सबसे पहले देखेंगे बूलियन एल्जेब्रा. देन हम देखेंगे लॉजिक गेट्स. उसके बाद लॉजिक फैमिलीज. ठीक है, लॉजिक फैमिलीज भी हैं आपके सिलेबस में, लॉजिक फैमिलीज देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट्स. ठीक है, ये सभी टॉपिक्स रहेंगे हमारे पास. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बूलियन एल्जेब्रा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह से आपके बन सकते हैं. कन्वर्ट द फॉलोइंग एसओपी एक्सप्रेशन टू एन इक्विवेलेंट पीओएस एक्सप्रेशन. ठीक है, ये आपको एक एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है एक्सप्रेशन और आपको इसका इक्विवेलेंट पोस्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इन द एसओपी फॉर्म. एसओपी फॉर्म में कौन सा है इनमें से. आपको यहाँ पे लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो सकता है. देन एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, यहाँ से आपको एसओपी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट है. डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके आपको हो सकता है ये बताना हो कि इस एक्सप्रेशन को आप कैसे डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. ये क्वेश्चंस हम एक बार टॉपिक डिस्कस कर लें तब देखेंगे कि इनके करेक्ट सॉल्यूशंस क्या होंगे. ठीक है, तो चलिए बूलियन एल्जेब्रा से स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बूलियन एल्जेब्रा क्या है. एल्जेब्रा दैट डील्स विद बाइनरी वेरिएबल्स. बाइनरी वेरिएबल्स कौन से होते हैं आपके, बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं, 0 और 1. ठीक है, तो वो एल्जेब्रा जो बाइनरी वेरिएबल्स के साथ डील करता है और लॉजिक ऑपरेशंस के साथ करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो बूलियन एल्जेब्रा बोलते हैं. एंड बूलियन एल्जेब्रा इज यूज टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल और लॉजिक सर्किट्स. ठीक है, डिजिटल या लॉजिक सर्किट जो होते हैं हमारे, उन्हें एनालाइज या सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं बूलियन एल्जेब्रा. बूलियन एल्जेब्रा को हम बाइनरी एल्जेब्रा भी बोलते हैं और साथ के साथ लॉजिकल एल्जेब्रा भी बोला जाता है. देखिए बूलियन एल्जेब्रा को किसने इन्वेंट किया था, जॉर्ज बोली ने. ठीक है, इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया था बूलियन एल्जेब्रा. ठीक है, और 1854 में इसे इन्वेंट किया गया था. तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है वो बनती है बेसिक आइडेंटिटीज़ बूलियन एल्जेब्रा की. ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ आपने याद कर लेनी है. ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना हाँ याद रहेगी, इसमें अगर कैलकुलेशन आएगी तो हम कर लेंगे. आपको ये सभी प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटी, आइडेम्पोटेंस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, कम्यूटेटिव है, एसोशिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ तो आपको याद करनी ही करनी है. ठीक है, बाकी भी करनी है. इन्वोल्यूशन है, लॉजिकल इन्वर्स है. इसमें कम्यूटेटिव और एसोशिएटिव में कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है. ठीक है, हम इसे कम्यूटेटिव समझ लेते हैं और इसे एसोशिएटिव समझ लेते हैं. ये आपने याद रखना है. किसी भी लॉजिक गेट के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा गेट कम्यूटेटिव है और कौन सा एसोशिएटिव है, कौन सा दोनों है, कौन सा एक का नाम ले लिया कि ये है, कौन सा नहीं है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपका यूज़ होता है जब भी हम मिनिमाइजेशन करते हैं. ठीक है, आपका एक टॉपिक है मिनिमाइजेशन. तो मिनिमाइजेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन सभी आइडेंटिटीज़ को या के मैप को. ठीक, एब्जॉर्प्शन लॉ देखिए क्या रहेगा, a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एंड a डॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा. ठीक है, तो और एंड में क्या कर रहे हैं हम, सिंपली जो प्लस है उसे क्या कर रहे हैं, और को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड में कन्वर्ट कर देते हैं और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं. ठीक है, a प्लस 0 क्या हो जाएगा, a होगा. ठीक है, a जो भी होगा, a की अगर वैल्यू 1 होगी तो 1 आंसर आ जाएगा और अगर a की वैल्यू 0 होगी तो 0 आंसर आ जाएगा. ठीक है, 1 प्लस 0 इज़ 1, 0 प्लस 0 इज़ 0. ठीक है, तो इसी तरह से देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. एंड ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ये आपने आइडेंटिटीज़ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसे अच्छे से याद कर लेना है. ठीक है, बूलियन फंक्शन क्या होता है, देखिए हम आगे पहुंचेंगे एसओपी पीओएस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मिन टर्म, मैक्स टर्म, लेकिन उससे पहले हमें क्या होता है एक बेस क्लियर हो जाए कि बूलियन एल्जेब्रा क्या है, बूलियन फंक्शन क्या है, तो वो चीज़ें बहुत इजीली आती रहती है, इजी गोइंग हो जाते हैं सभी टॉपिक्स. ठीक है, तो यहाँ से हम समझ रहे हैं कि बूलियन फंक्शन क्या है. तो देखिए ये बूलियन फंक्शन है एफ
जहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक बुलियन एक्सप्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। सो द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बुलियन फंक्शन। तो बुलियन फंक्शन को किसकी हेल्प से हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, बुलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से, जिसका आंसर हमेशा क्या होगा, 0 या 1 ही होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, बुलियन फंक्शन की भी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी और या 1 होगी। तो देखिए यहाँ पे बुलियन फंक्शन है जिसे हमने क्या लिखा है, एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, 3 वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स वाई एंड जेड 3 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं इस फंक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू 1 होगी अगर x 1 होता है और y 0 होता है, या z आपका 1 हो जाता है, ठीक है। बीच में और है आपका, यहाँ पे एंड है और यहाँ पे और है, तो या तो इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाए इस एक्सप्रेशन की, और या इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो आपका क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बुलियन फंक्शन है। नेक्स्ट आता है डुअलिटी प्रिंसिपल। तो देखिए डुअलिटी के लिए हमें क्या करना होता है, प्रिंसिपल क्या कहती है कि हमें 2 चीज़ें करनी है, एंड को और में कन्वर्ट कर देना है और को एंड को और में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। एंड और को क्या करना है, हमने इंटरचेंज कर देना है, और 0 और 1 को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 चीज़ों को इंटरचेंज करेंगे, एंड और साथ में 1 एंड 0 को, ठीक है। 2 चीज़ों को हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ये डुअलिटी है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में आता है डुअल कैलकुलेट करना, तो देखिए यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, द डुअल ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग बुलियन सम्स एंड बुलियन प्रोडक्ट्स और इंटरचेंजिंग जीरोज एंड वंस, बुलियन सम्स एंड बुलियन प्रोडक्ट्स एंड इंटरचेंजिंग जीरोज एंड वंस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा, क्योंकि हम दोनों चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, बुलियन सम और बुलियन एंड को चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को चेंज कर रहे हैं, और साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं 0 और 1 को, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। यहाँ पे और है, दोनों में से किसी एक को चेंज नहीं करना है बल्कि दोनों को चेंज करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें डुअल पूछा गया है तो ए बी सी का डुअल क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी है, ठीक है। तो इसका डुअल क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, डॉट को हमने कन्वर्ट कर दिया प्लस में। अब इसका डुअल देखिए क्या बनेगा, a डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, एंड इसका डुअल क्या आ जाएगा आपका, a बी सी, यहाँ पे प्लस को हमने डॉट में कन्वर्ट कर दिया, अब देखिए प्लस आ जाएगा डॉट की जगह, देन a बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस a कॉम्प्लीमेंट बी सी, ठीक है। ये आपका रिजल्ट रहेगा डुअल का इस एक्सप्रेशन का। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट और डुअल में क्या फ़र्क है, इसमें हमारे ये 2 ऑपरेशंस हैं, साथ में हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं लिटरल का, ठीक है। जो भी हमारा वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसका हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है दोनों में, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए ए बी सी का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा। अभी हमने प्लस को डॉट को प्लस में चेंज किया और साथ में कॉम्प्लीमेंट भी लिया लिटरल्स का, और अगर वंस और जीरोज होंगे तो उन्हें भी इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी एंड डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, एंड इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस a complement b complement and c, then a b complement and c complement, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा लास्ट वाले लॉजिकल एक्सप्रेशन का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस रहेगा दोनों में, डुअल और कॉम्प्लीमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक क्वेश्चन, कई बार ये गेट में भी पूछा गया, नेट में भी आया हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट बुलियन फंक्शंस आर देयर फॉर n बुलियन वेरिएबल्स। n अगर आपके पास बुलियन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, n बुलियन वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से आपके पास वेरिएबल्स हैं, बुलियन है, दैट मीन्स उनकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1 ही हो सकती है। तो डिफरेंट बुलियन फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं, ठीक है, कितने बुलियन फंक्शंस पॉसिबल होंगे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2 raised to power n, ठीक है, 2 raised to power n, ये इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो देखिए लिटरल, मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है, लिटरल क्या होता है, कोई भी बुलियन वेरिएबल या उसका कॉम्प्लीमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। तो देखिए चाहे सिंपली ए हो और चाहे हो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, चाहे तो ए हो चाहे हमारे पास हो ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो दोनों क्या होंगे, लिटरल्स होंगे,
ठीक है, चाहे तो कॉम्प्लीमेंट ले लें, चाहे आप सिंपल कोई भी बूलियन वेरिएबल लें, तो वो क्या, उससे सिंपली उसे क्या बोलते हैं, हम लिटरल बोलते हैं। और अब देखिए मिन टर्म क्या होती है, जब भी हम एक लिटरल नहीं है, अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स हैं, देखिए, ठीक है, और ये किस फॉर्म में, जब प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स, ठीक है, मिन टर्म में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स, और मैक्स टर्म में क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल लिटरल्स, ठीक है, लिटरल्स का सम होता है और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। चाहे तो प्रोडक्ट हो लिटरल्स का कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में, और चाहे विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कोई भी लिटरल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे देखिए ए बी सी ले रहे हैं, तो यहाँ पे विदाउट कॉम्प्लीमेंट है सभी, और यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ली है तो कॉम्प्लीमेंट भी है और विदाउट कॉम्प्लीमेंट भी है कुछ लिटरल्स, ठीक है। तो मिन टर्म बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स विच वेयर लिटरल्स कैन बी इन देयर कॉम्प्लीमेंट फॉर्म और विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और मैक्स टर्म क्या है, देखिए द सम ऑफ ऑल लिटरल्स ईदर विद कॉम्प्लीमेंट एंड विदाउट कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए सम जब भी होगा तो ये वाली टर्म क्या है, ये आपने याद रखना है, ये मैक्स टर्म है, ठीक है, ये क्या है, मैक्स टर्म है। जब भी हम सम लेते हैं सभी लिटरल्स का तो वो क्या होती है, मैक्स टर्म होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए डिफरेंट वेज क्या है रिप्रेजेंट करने के बूलियन फंक्शन को। अब किसी भी फंक्शन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में। एसओपी फॉर्म इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म एंड पीओएस इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स फॉर्म। तो देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होती है, जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन है अगर हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे जो भी टर्म्स हैं, जो भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं, उन्हें क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं आपस में, तो वो क्या होता है आपका एसओपी फॉर्म होता है, ठीक है। वो कौन सी फॉर्म होती है, एसओपी फॉर्म होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो इनपुट्स हैं, लाइक एक्स और वाई क्या इनपुट्स हैं, और किसी पर्टिकुलर उसके बेस पे हम कुछ आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी हमारा ऑपरेटर हो सकता है बीच में, ठीक है। यहाँ पे हमारा और ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ पे हम एक्स डॉट वाई ले रहे हैं फंक्शन के लिए, तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है। अब अगर हमें इनकी टर्म्स के, इन वाली टर्म्स के वे में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए जहाँ 1 1 1 है उनको हम कंसीडर करते हैं, लेकिन अब देखना ये है इसे लिखा कैसे है हमने। जब भी मिन टर्म्स लेते हैं तो देखिए इसको हम क्या लेंगे, एक्स कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। इसे क्या लेते हैं हम, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट ले लिया, देन एक्स कॉम्प्लीमेंट और ये क्या आ जाएगा वाई, ये क्या आ जाएगा एक्स और ये क्या आ जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट और ये क्या आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। तो और जहाँ जहाँ पे भी आपके फंक्शन में 1 आया हुआ है वो वाली वैल्यूज़ को, वो वाली टर्म्स को हम लिख लेंगे, और उस किस फॉर्म में लिखते हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट है टर्म्स का, ठीक है, लिटरल्स का प्रोडक्ट है। अब उनको क्या किया हमने, प्रोडक्ट टर्म्स को क्या कर दिया, और कर दिया, ठीक है, और कर दिया उन टर्म्स को। तो ये हमारी होती है एसओपी फॉर्म। अब इसी तरह से देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म होती है, इसमें क्या करना है हमने, अब यहाँ पे भी हमने वही चीज़ की हुई है इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए एक्स और वाई दो हम क्या ले रहे हैं, इनपुट्स ले रहे हैं, और आउटपुट फंक्शन है कोई, ठीक है, कोई भी फंक्शन है जिसके बेस पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आई हैं, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आई, 1 आई, 1 आई एंड 0 आई। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे आपने 1 को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे हमने 1 को कंसीडर करके फंक्शन को नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने किसको कंसीडर करना है, हमने ज़ीरोज़ को कंसीडर करना है, ठीक है। किसे कंसीडर करना है, ज़ीरोज़ को। अभी पहले हमने सभी मैक्स टर्म्स लिख ली, जितने भी इनपुट्स दे रहे हैं हम उनके बेसिस पे सभी मैक्स टर्म्स लिख लेंगे, 0 0। यहाँ पे अब आप 0 को क्या कंसीडर करेंगे, देखिए एक्स कंसीडर करेंगे। जब भी हम पीओएस की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 को हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्स कंसीडर करते हैं। तो ये क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई रहेगा, 0 प्लस 0 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, 1 को क्या लेंगे कॉम्प्लीमेंट, 1 है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, एंड 1 1 है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आ गया। अब यहाँ पे जब हम फंक्शन लिख रहे हैं तो देखिए 0 0 वाली जो टर्म्स हैं उन्हें आप राइट डाउन करेंगे सिर्फ, तो एक्स प्लस वाई लिखा इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश, दैट मीन्स एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट लिखा, ठीक है। और इन टर्म्स को क्या किया हमने, एंड कर दिया, ठीक है। तो ये सम टर्म्स थी, सम टर्म्स को यहाँ पे क्या करेंगे हम, एंड करेंगे। दो चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे डिफर कर रहे हैं आपस में पीओएस एंड एसओपी। उसमें हम क्या लेते हैं, 0 को हम कॉम्प्लीमेंट ट्रीट करते हैं एसओपी वाले में, लेकिन पीओएस में 0 को हम क्या लेते हैं, एक्स लेंगे, कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, एक्चुअली लिटरल लेंगे। और इस वाले में हम क्या करें, एंड कर रहे हैं सम टर्म्स को, और उसमें हम क्या करें, यहाँ पे सम टर्म्स हैं हमारे पास और उनको क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। और वहाँ पे
इसके नाम से ही पता चलता है यहाँ पे हमारी जो टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट है हमारे पास और उनका क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब देखिए इस तरह से हम क्या लिख लेते हैं, मिन टर्म और मैक्स टर्म जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए तो ही हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 0 0 0 है तो यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, एम नॉट लिखेंगे, स्मॉल एम यूज़ करते हैं हम मिन टर्म्स के लिए। ठीक है, स्मॉल एम यूज़ करते हैं मिन टर्म्स के लिए, तो एम नॉट, M1 M2 M3 इसी तरह से M7 तक चल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम मिन टर्म्स लिख रहे हैं, मिन टर्म्स मतलब कौन सी फॉर्म है, SOP फॉर्म है, और ये वाली कौन सी फॉर्म है, POS फॉर्म है। अब यहाँ पे देखिए A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, M नॉट, इसी तरह से किसी का भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सबका आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब हम मैक्स टर्म्स लिख रहे हैं तो क्या आ गया, A प्लस B प्लस C, दैट मीन्स कैपिटल M नॉट। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल M1 M2 M3 M7 तक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 1 1 को हमने क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट ली है, और 0 0 0 को क्या लिया है हमने, A प्लस B प्लस C ली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारी बनती है वो क्या बनती है, आगे आएंगे उसके ऊपर, कि सोप से हम पोस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पॉस से सॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले देखते हैं कि पोस से हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सॉप से और पोस से दोनों से ही देखेंगे, SOP से भी और POS से भी। तो देखिए SOP एक्सप्रेशन है हमारा, कोई भी ये एक्सप्रेशन है सपोज, एंड देन इसका हमने क्या लिखना है, शॉर्ट हैंड नोटेशंस लिखनी है सभी मिन टर्म्स की। तो देखिए शॉर्ट हैंड नोटेशंस क्या होंगी, इसके लिए क्या होगी, 0 1 में पहले कन्वर्ट कर लिया, ये क्या है 0 एंड देन 1। ठीक है, अभी इसको क्या लिख सकते हैं हम, M1 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये चारों आएंगे। अब ये क्या बनता है, M नॉट M1 M2 एंड M3। अब ये क्या आ गया, M1 M2 M3। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने उसको कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेना है, कौन से वो बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर कन्वर्ट करना आता है हमें, ठीक है, आगे फर्दर भी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस 1 2 3। ठीक है, इस तरह से भी इसको फाइनली हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब अगर कन्वर्ट करना आ गया यहाँ तक, ठीक है, अब शॉर्ट हैंड से SOP एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना आ गया तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब यहाँ से आपको कन्वर्ट करना, ये चीज़ में आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो 1 2 3 को आपने कैसे लिखना है, दैट मीन्स M1 M2 और M3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 0 1 1 0 और 1 1 3 तक होंगे, तो दो ही वेरिएबल्स लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 0 1 1 0 और 1 1 आ गया, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। 0 के लिए A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट एंड B आ गया। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम से आपको शॉर्ट हैंड नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ सम दिया हुआ है, अब शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना है हमने, तो x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट है, दैट मीन्स 1 1, और x प्लस y है, दैट मीन्स 0 0, और ये क्या आ गया, कैपिटल M0 डॉट कैपिटल M3। ठीक है, इस तरह से हम POS से शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे, और देखिए POS में ये सिंबल यूज होगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 एंड 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, फंक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, और वहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स है इनका। ठीक है, अब देखिए अगर इन्हें कन्वर्ट करना आता है, 1 2 3 लिया है, अब प्रोडक्ट बताया है, तो यहाँ से पता चलेगा आपको समीशन दिया है तो दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड ये दिया है तो इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तब देखिए यहाँ पे ये क्या है, 1 2 3 M1 M2 M3 0 1 1 0 1 1 आ गया। ठीक है, M नॉट नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स 0 0 नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो 0 1 1 0 एंड 1 1 ले लिया हमने। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये साइन गलत लगा हुआ है, ये आपका प्रोडक्ट का साइन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट वो फॉर्म होती है जिसमें हमारे बुलियन एक्सप्रेशंस में सभी लिटरल्स प्रेजेंट हों। ठीक है, जितने भी मिन टर्म्स हैं वो उनमें सभी लिटरल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेकिन SOP, अगर हम स्टैंडर्ड SOP की बात करते हैं, यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट टर्म्स हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लिटरल्स प्रेजेंट हों। ठीक है, तो देखिए अगर हम कहते हैं ABC प्लस ABC कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, AB कॉमन ले सकते हैं और C प्लस C कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये कट जाएगा। अभी ये क्या बचा, AB बच गया।
ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए बी पॉसिबल है, लेकिन अगर ए बी को हमने अगर 3 वेरिएबल्स हमें बोले जाते हैं कि यूज़ हो रहे हैं बुलियन वेरिएबल्स, तो ए बी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कैनोनिकल फॉर्म में। तो कैनोनिकल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, ए बी सी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके साथ हमें सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा और ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होती है, सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है कैनोनिकल एसओपी की। ठीक है, तो कैनोनिकल में जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स हैं वो क्या होंगी, मिन टर्म्स होंगी बेसिकली, मतलब उसमें सभी के सभी लिटरल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सभी के सभी लिटरल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और इसी तरह कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, मैक्स टर्म्स, और उसमें सभी लिटरल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जितने भी लिटरल्स हैं वो सब होने चाहिए। दैट मीन्स अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, देन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी नहीं चलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी भी होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में हो चाहे वो एक्चुअल फॉर्म में हो। ठीक है, तो तीनों ही, अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो तीनों, 4 हैं तो चारों, 2 हैं तो दोनों। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म क्या कहती है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लिटरल्स प्रेजेंट हो, कोई लिटरल हो भी सकता है और कोई एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये भी क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है कैनोनिकल पीओएस की। अब देखिए, अगर कैनोनिकल फॉर्म्स को हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म्स को कन्वर्ट करना है पीओएस से एसओपी में, एसओपी से पीओएस में, तो उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जनरली, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, चेंज द ऑपरेशनल सिंबल्स यूज्ड इन द इक्वेशन सच एज, सबसे पहले तो इन सिंबल्स को आपने चेंज करना है। अगर पीओएस वाला है तो एसओपी में, एसओपी वाला है तो पीओएस में, और पीओएस वाला है तो एसओपी में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर डुअलिटीज डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल यूज करेंगे उसे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको डायरेक्ट देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए, एक फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे हमें दिए हुए हैं कौन कौन सी टर्म्स हैं। ठीक है, तो 0 2 3 5 7 है। अब देखिए, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से पांचों टर्म्स को हमने लिख लिया। अब सबसे पहले तो हमने क्या किया, साइन चेंज कर लेना है। अब जो बाकी की टर्म्स हैं, अब जो यहाँ पे टर्म्स हैं आपकी, वो वाली नहीं लेनी हमने। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जब हम देख रहे थे कि पीओएस फॉर्म और एसओपी फॉर्म क्या है, तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि इस वाले में तो एसओपी वाली फॉर्म में हमने कौन से लिए थे, फाइनली एक्सप्रेशन फंक्शन में जिनमें आंसर 1 था, लेकिन पीओएस वाले में जिनमें 0 था वो लिए थे। तो देखिए, अब यहाँ पे जो 1 वाली टर्म्स हैं उन्हें हमने, वो तो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इस वाली फॉर्म में हमने कौन सी टर्म्स लेनी है, जो जिनका सॉल्यूशन क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं, इनके अलावा जो टर्म्स हैं वो लिख लेंगे आप, उनके इंडेक्सेस लिख लेंगे, तो क्या आएंगे, देखिए 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1 0। ठीक है, ये 5 है, टोटल 8 बनेंगे। तो अब यहाँ से जो नहीं है वो हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब इनको हमने चेंज कर लेना है। अब देखिए, यहाँ 0 0 1 है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, देन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी, एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, 1 को कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका, 1 है, ये क्या है, 4 है, और ये क्या है, 6 है। तो इसे क्या कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है और इस तरह से भी लिखा आ सकता है, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी उसे फिर आप चूज़ कर लेंगे। इसी तरह से अगर उल्टा करना होगा, पीओएस से एसओपी में जाना है, तो देखिए पीओएस फॉर्म है, यहाँ से एसओपी में कन्वर्ट करना है अगर, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, ये पीओएस फॉर्म है, इससे लिख लिया। देन अब जो नहीं है, मिसिंग इंडेक्सेस हैं टर्म्स के, वो लिख लेंगे, वो लिख लिए हमने यहाँ। अब उन्हें कन्वर्ट कर लिया, अब 0 को कॉम्प्लीमेंट ही लेंगे एसओपी फॉर्म में, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो जो नहीं थे यहाँ पे इंडेक्सेस, पहले डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम में ये चीज़ नहीं है ज़रूरी आए, आपको ये टर्म्स दी हुई होंगी। ठीक है, तो उनके थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से आपने कन्वर्ट करके लिख लेना। इंडेक्स सिंपली नंबर से भी अगर चेंज करना आ सकता है तो भी आपको पता रहेगा। ठीक है, और अगर इस तरह से लिखा आता है तो उससे भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें फिर जो भी टर्म्स हैं यहाँ पे बनेंगी वो आपका सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमारा उसी तरह का जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें एसओपी से किस में कन्वर्ट करना है, पीओएस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर्स हैं वो आप देख लें। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लें, लाइक 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब देख लें इसमें से कौन कौन सा हमारे पास अवेलेबल है। तो देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, एक तो हमें ये लेना है।
then a complement b complement c, yes it is available, then a complement b and c complement, a complement b and c complement ये भी यहाँ पे नहीं है तो इसे कंसीडर करेंगे, देन a complement b c, यस ये भी नहीं है हमारे पास, देन हमारे पास है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है तीन तो हो गए हैं वैसे, एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ये भी अवेलेबल है, देन ए बी सी कॉम्प्लीमेंट ये भी अवेलेबल है, एंड देन ए बी सी ये भी अवेलेबल है। अब इन तीनों को आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो देखिए ए 0 0 0 क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, देन ये वाली टर्म लेंगे तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बनेगा, एंड देन ये वाली टर्म लेंगे तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देख लें कौन से में है, ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है और इस वाले में भी है, देन ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इसमें है, इसमें भी है, देन हमारे पास है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इसमें है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन देखिए हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज इन एसओपी फॉर्म, कौन से एक्सप्रेशंस एसओपी फॉर्म में है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, अभी यहाँ पे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वाला। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कौन सी है, ये वाली है हमारी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, बुलियन एक्सप्रेशन डिराइव करना है इस लॉजिकल सर्किट के लिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ये क्या है, ए और बी है। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या करें, एंड कर रहे हैं। तो देखिए ए और बी, एंड देन क्या कर रहे हैं, सी उसमें ऐड कर रहे हैं, तो डॉट सी हो जाएगा, एंड देन डी उसमें डॉट कर रहे हैं, एंड देन ई कर रहे हैं। ठीक है, डी डॉट ई, तो ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। सॉरी पहले वाले में मैंने और का, ठीक है, सिंबल गलत लगा दिया था। ठीक है, तो ए प्लस बी होगा, डॉट सी डॉट ई आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमारे पास क्या ट्रूथ टेबल दिया हुआ है और एसओपी एक्सप्रेशन हमने डिराइव करना है। ठीक है, तो डिटर्मिन करना है। तो देखिए ये और ये चूज़ कर लेंगे। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब देखिए ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी ये रहा। उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट बी सी करेक्ट, देन ए बी सी कॉम्प्लीमेंट करेक्ट। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अप्लाइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेशन ए बी सी कॉम्प्लीमेंट वी गेट, डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से इसका करेंगे तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओपन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो देखिए डिजिटल लॉजिक में हमारा इंपॉर्टेंट बनता है वो है लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये हमें सिंपली पता है कि एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोर गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है, ये सभी गेट्स होते हैं। लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा बेसिक्स कवर करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम का। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें हमारे क्या होती है, इनपुट होती है और कुछ आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, इनपुट्स हमारे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और आउटपुट हमें सिंगल मिलता है। और रिलेशनशिप देखिए यहाँ पे जो इनपुट और आउटपुट करेगा वो किसके ऊपर रहता है, सर्टेन लॉजिक के ऊपर रहता है। ठीक है, कि चाहे वो एंड हो और हो, जो भी हमारा डिफरेंट ऑपरेंड्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, अकॉर्डिंगली आउटपुट जनरेट होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लॉजिक गेट्स में हमारे पास एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, आगे फर्दर गेट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट कौन कौन से लॉजिक गेट्स हैं, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट, ये हमारे होते हैं बेसिक गेट्स। देन नैंड गेट एंड नॉर गेट ये होते हैं यूनिवर्सल गेट्स, एंड एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट्स ये क्या होते हैं, अरिथमेटिक सर्किट्स। तो देखिए नॉट गेट में तो क्या है, बेसिकली ये इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है, इसमें एक इनपुट है और एक आउटपुट है। अगर हमारे पास y आउटपुट है तो देखिए क्या आ जाएगा, नॉट ए आ जाएगा। ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, नॉट ए आ जाएगा। अगर हमारा इनपुट a है तो y आउटपुट है, y में क्या आ जाएगा, नॉट ए आ जाएगा। तो ट्रूथ टेबल में इसमें तो क्या हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा। अब देखिए जब भी हमारे पास, अगर देखिए अभी नॉट गेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो नॉट गेट हमारा बेसिक मेमोरी की तरह भी वर्क करता है, बफर की तरह भी वर्क करता है और स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह भी वर्क करता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होता है कितने नॉट गेट्स हम ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ गेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा और साथ के साथ आपका डिपेंड करेगा फीडबैक के ऊपर, ठीक है, फीडबैक आपकी है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इन केस आपके पास नंबर ऑफ जो नोट गेट्स हैं वो इवन है, 2 4 6 8 है। अगर तो इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स आप यूज़ करें, जैसे हम यहाँ पे यूज़ करें हैं इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स, और साथ में अगर फीडबैक होगी देन आपका जो सर्किट है वो बिहेव करेगा मेमोरी की तरह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 आपके क्या है नॉट गेट्स हैं और साथ में क्या है फीडबैक जा रहा है, तो यहाँ आपका जो ये सर्किट है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेसिक मेमोरी की तरह वर्क करेगा। और यहाँ पे इवन है बट फीडबैक नहीं है फर्स्ट वाले केस में, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, बफर की तरह वर्क करेगा। और अगर नॉट गेट्स ऑड हैं और फीडबैक है देन आपका जो सर्किट है वो स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वाले केस में आपके कितने हैं, ऑड नंबर ऑफ गेट्स एंड नॉट गेट्स, और साथ में क्या है फीडबैक है, तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो 0 1 0 1 आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ गेट्स नॉट गेट्स जो हैं वो ऑड हैं और साथ में फीडबैक है तो वो किसकी तरह वर्क करेगा, स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह। अगर वो इवन है और फीडबैक है देन मेमोरी की तरह, अगर इवन है और फीडबैक नहीं है देन सिंपली बफर की तरह वर्क करेगा। एंड गेट में हमारे पास क्या है, देखिए ए एंड बी एंड सी इस तरह से है, और गेट किस तरह से बनता है आपका, ये रहता है एंड गेट, ठीक है। ये आउटपुट आ जाएगी, आउटपुट में क्या आएगा, ए और बी अगर दो हमारे इनपुट्स हैं तो उनके बेसिस पे ही आएगी, ठीक है। तो 0 0 लेंगे तो 0 आएगा, 0 1 लेंगे तो 0 आ जाएगा। अगर दोनों 1 होंगे सिर्फ तभी क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। रिजल्ट 1 होगा जब सभी इनपुट्स क्या होंगी, 1 होंगी, ठीक है। तो ए डॉट 0 क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, चाहे ए की वैल्यू 1 हो चाहे 0 हो। और अगर ए डॉट 1 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, दैट मीन्स ए के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ए 0 होगा तो 0 रिजल्ट आएगा, 1 होगा तो 1 रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम देखिए इसका ये बनेगा ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी ये वाले पोर्शन हो जाएगा, और देखिए ये कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 0.1 लें या 1.0 लें, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो एंड जो है हमारा ऑपरेशन ये क्या है, कॉम्यूटेटिव है, और ये साथ के साथ एसोसिएटिव भी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एंड गेट फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दे दी जाएंगी कि हाँ ये इनमें से कौन सा ऐसा गेट है जो कॉम्यूटेटिव भी है एसोसिएटिव भी है। तो वहाँ आप रादर कैलकुलेट करें, उससे अच्छा है कि आप पहले से ही अपने नोट्स में लिख के रखें, तो वहाँ पे आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो क्रिटिकल इशू, ठीक है। बहुत मेन इशू रहता है एग्जाम्स में, अगर क्वेश्चंस ही कंप्लीट नहीं हो पाए, आपने तैयारी सारी कर रखी है, क्वेश्चंस ही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तैयारी वहीं रह जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है और गेट। तो देखिए यहाँ पे आप परफॉर्म करें और ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी और सी, दैट मीन्स कोई भी एक अगर ट्रू होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स होंगे तभी उसी केस में सिर्फ क्या आएगा, आंसर फॉल्स आएगा। और इसका गेट आपका किस तरह से बनता है, इस तरह से हमारा गेट बनता है, लॉजिक सर्किट इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, डायग्राम। तो देखिए रिजल्ट क्या रहेगा, अगर ए डॉट ए प्लस 0 होगा तो ए आ जाएगा, ए के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर 1 होगा तो हमेशा 1 आ जाएगा, ए के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए की वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक 1 चाहिए, 1 आ गया, दैट मीन्स ठीक है, ठीक है। तो अगर एक इनपुट 1 है तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे आपका जो रहेगा वेन डायग्राम वो इस तरह से बनेगा ए प्लस बी के लिए, और गेट भी है जो वो भी दोनों लॉज को फॉलो करता है, चाहे एसोसिएटिव और चाहे ही कॉम्यूटेटिव हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है नैंड गेट। तो देखिए नॉट प्लस एंड गेट क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए किस तरह से नॉट प्लस एंड, ठीक है, ये एंड गेट हो गया, ये नॉट हो गया, और इसको हम इस तरह से बबल्ड फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंड गेट प्लस बबल आ गया, तो दिस इज नैंड गेट, ठीक है। तो किसी तरह भी हम बना सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एंड का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट 1 होगी, ठीक है, बोथ इनपुट आर 1, देन आउटपुट इज 0, और अदरवाइज आउटपुट क्या होगी, 1 होगी। यहाँ इस केस में कब आउटपुट 1 होगी, जो आपका एंड था उससे उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोनों 1 है तो क्या होगा, आउटपुट 0 होगा, और बाकी सभी केसेस में आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम देखिए क्या रहेगा, एंड के केस में ये आ रहा था, अब एंड का उल्टा हो गया ये, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो गया एक तरह से एंड का। तो अब इसमें क्या आउटपुट रहेगी, ये आउटपुट हमारी यहाँ आ जाएगी। अब देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ तो ये होल्ड करता है, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा नैंड गेट, बट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है, ये आप अपने एंड पे वेरीफाई कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर गेट। तो देखिए नॉर गेट क्या है, नॉट प्लस और नॉर गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ए नॉर बी नॉर सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम और गेट ले रहे हैं, साथ में नॉट गेट ले रहे हैं, या और गेट लिए और साथ में बबल ले लिया। ठीक है, नॉट कर हो जाएगा ये, तो ये क्या बन जाएंगे, दोनों ही नॉर गेट की को इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल क्या रहेगी, जो हमारा और था उसका उल्टा हो गया, और में यहाँ 1 1 1 आता है। अब नॉर में क्या हो गया, बाकी सब जगह 0 आ गया और यहाँ पे आपका 1 आ गया। तो बोथ इनपुट अगर 0 होंगे तब आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, a प्लस बी आपका और है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, नॉर हो गया। और यहाँ पे अब क्या आ गया, बाकी सब चीज़ आ गई हमारे यूनिवर्स में से। तो देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है नॉर गेट में भी, लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ आपका होल्ड नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो होता है वो देखिए नॉर गेट के लिए, ठीक है, फॉर नॉर गेट होल्ड कर रहा है और नैंड गेट के लिए भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, अभी अगर हम कंक्लूजन देखें तो देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड फॉर ऑल गेट्स। कॉम्यूटेटिव लॉ जो है हमारा वो ट्रू होगा सभी गेट्स के लिए, लेकिन एसोसिएटिव लॉ जो है वो नैंड और नॉर के लिए नहीं होगा, जितने भी गेट्स अभी तक हमने देखे हैं उनमें से। ठीक है, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमने देखा नॉर जो है एसोसिएटिव नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सॉर गेट। तो देखिए एक्सॉर हमारा जो है स्पेशल टाइप ऑफ गेट है। इट कैन बी यूज्ड इन हाफ एडर, फुल एडर एंड सबट्रैक्टर, इन सब में यूज हो सकता है। और एक्सक्लूसिव और, ठीक है, इसका कंप्लीट नेम क्या होता है, एक्सक्लूसिव और इसे हम एब्रीविएट करते हैं एक्सॉर या एक्सॉर के गेट की तरह। ठीक है, इस तरह से यूज़ करते हैं। अब तो देखिए यहाँ पे जो हमारी इनपुट्स होती हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहती हैं और 1 सिंगल हमें आउटपुट मिलता है। किस तरह से हम लिखते हैं, ए एक्सॉर बी, इस तरह से हम इसे लिखते हैं। तो देखिए इसका जो हमारा एक्सप्रेशन रहता है वो क्या रहता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एक जगह पर है, सिर्फ बी पर है और सिर्फ ए पर है, कंप्लीट पर नहीं है। ठीक है, ए बी पर नहीं है, तो एक एक लिटरल पर रहेगा एक बार में। ये ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरह से रहता है हमारा एक्सप्रेशन। और देखिए इसका कैसे बनता है गेट हमारा, ये बनता है हमारा एक्सक्लूसिव और का गेट। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल है, तो देखिए वैल्यूज़ इसकी कब 1 होती हैं। अगर यहाँ से हम जज कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर सिंगल 1 है तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ में अगर ए और बी इक्वल हैं, ठीक है, अगर ए और बी इक्वल है तो ये क्या रिजल्ट देगा, आपको 0 देगा। और अगर ए और बी नॉट इक्वल है, मतलब आपस में वो 0 है और वो 1 है, एक 0 है एक 1 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया 2 अगर हमारे वेरिएबल्स हैं उस केस में। ठीक है, 3 के लिए भी आगे देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए है कुछ भी, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और साथ में हम 0 इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अगर ए एक्सॉर 0 दे रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी, हमेशा ए आएगी। ठीक है, ए के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर ए के साथ हम 1 दे रहे हैं, ठीक है, अगर ए के साथ हम 1 दे रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, ए कॉम्प्लीमेंट आएगी। ठीक है, हमेशा क्या वैल्यू आएगी, ए कॉम्प्लीमेंट होगी। तो अगर यहाँ 1 देंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर 0 देंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है बेसिकली। तो देखिए किसकी तरह वर्क कर रहा है, अगर तो हम ए और 0 दे रहे हैं, ठीक है, तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, बफर की तरह वर्क कर रहा है। जो हम वैल्यू दे रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल जा रही है। और अगर हम इसकी तरह अगर 1 साथ में दे रहे हैं और ए दे रहे हैं तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि हमें वैल्यू क्या मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एक्सॉर की, कि अगर उसके साथ हम 0 दे रहे हैं तो वो बफर की तरह वर्क करेगा, अदरवाइज वो इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। अब देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए एक्सॉर 0 करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे लेके जा सकते हैं, हम एक यहाँ पे लेके जा सकते हैं। दैट मीन्स ए एक्सॉर ए करेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा, और ए एक्सॉर ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर से इधर इनको क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी एग्जिस्ट करेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं तो 3 वेरिएबल्स के केस में क्या होगा, अगर हमारा 1 सिंगल 1 है तो आउटपुट 1 आ रहा है, सिंगल 1 है तो 1 आ रहा है।
और देखिए जब हमारे 3 वंस होंगे तब भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, एक्सॉर के केस में हमेशा 1 होगा। इसी वजह से इसे ऑड फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ आपका फुलफिल होगा, ठीक है, ट्रू रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है आपका, ए एक्सॉर बी अगर सी है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अदरवाइज आप चेक करेंगे, सब चीज़ देखेंगे। अब आपको पता है ये यहाँ पे हम शिफ्ट करें तो वो ट्रू हो जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका क्या है, ट्रू है। अगर शिफ्ट कर रहे हैं बी और सी को यहाँ पे तो ये वाला आपका ट्रू है, ठीक है। और इसी तरह से अगर यहाँ पे हम कर रहे हैं तो बी और सी को यहाँ पे सी और ए को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इसका मतलब ये भी ट्रू है। और थर्ड वाले के केस में देखिए क्या होगा, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इज इक्वल्स टू सी है या नहीं है, ये चेक कर लेंगे हम कंप्यूट करके। तो देखिए ए एक्सॉर बी किसके इक्वल दिया हुआ है, हमें ऑलरेडी सी के इक्वल दिया है, तो सी लिखा। देन सी एक्सॉर सी क्या सी के इक्वल होता है, नहीं, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू सी, सो ये हमारा क्या है, होल्ड नहीं करेगा। सो अगर आंसर हमारा होता है तो ऑप्शन में दिया होता है ए एंड बी, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ए एंड बी करेक्ट होगा। अब देखिए इसी तरह से गेट में ये क्वेश्चन आए हुए, कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। यहाँ पे जो आउटपुट है उसका हमने सॉल्यूशन देना है। तो देखिए ये क्या है, एक्सॉर गेट्स हैं, और कितने एक्सॉर गेट्स हैं यहाँ पे स्पेसिफाइड है, 20 एक्सॉर गेट्स हैं, ठीक है। अगर 20 एक्सॉर गेट्स हैं दैट मीन्स हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर अगर होगा तो हमने पहले स्टडी किया था यहाँ पे, तो देखिए अगर हम ले रहे हैं इवन नंबर तो वो किस तरह से वर्क करेंगे। अगर एक गेट है तो वो क्या हो रहा है, बफर की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप आउटपुट इनपुट देखिए साथ में क्या जा रहा है, इनपुट 1 है, ठीक है, इनपुट क्या है, 1 है। तो इनपुट 1 है तो एक बार हमने किया तो वो किसकी तरह वर्क करेगा, इन्वर्टर की तरह। अगेन जब सेकंड टाइम करेंगे तो फिर वापस इन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स ए आ जाएगा, ठीक है। एक बार आया तो एक कॉम्प्लीमेंट आया, सेकंड टाइम ए आ जाएगा। इट मीन्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स जा रहा है तो वो क्या आउटपुट आएगा, इटसेल्फ, ठीक है। जो भी यहाँ पे हमारा वेरिएबल है वही आ जाएगा। और इसी तरह से अगर 19 बोला होता उन्होंने तो आउटपुट क्या आता, आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट आता, ठीक है। उस केस में आपका आउटपुट क्या आता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट आता। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स एंड 1 दिया हुआ है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट हो गया। देन हमारे पास इसमें क्या है, फीडबैक भी अलग अलग वापस भी इस तरह से जा रहा है, फीडबैक नहीं है, वापस ये जो 1 है बार बार इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ 1 जा रहा है तो एक्स आ गया। अभी वाई क्या आ जाएगा, वापस से एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ हो गई कि ऑड नंबर है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सनॉर गेट। तो देखिए एक्सनॉर गेट भी हमारा यूज़ होता है हाफ एडर, फुल एडर और सबट्रैक्टर में, इसे एक्सक्लूसिव नॉर बोला जाता है। और ये एक्स नॉर, और हम जनरली इसे एक्स नॉर इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रहती हैं इनपुट्स और 1 आउटपुट होगा। और इसका जो एक्सप्रेशन रहता है वो क्या रहता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए बी, ठीक है। और क्या सिंबल रहता है, इससे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या रहता है, एक्सप्रेशन रहता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ट्रूथ टेबल की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर 0 अगर आपके हैं 2, ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1। जैसे उस वाले केस में यहाँ पे 1 1 आ रहा था, ये उसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ क्या आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ देखा ट्रूथ टेबल कैसे बन रहा है। अभी यहाँ पे देखिए ए एक्सक्लूसिव नॉर बी है तो वो उसमें क्या आउटपुट आ रहा है आपका, ट्रूथ टेबल अगर सॉरी वेन डायग्राम अगर देखें तो ये बन रहा है आपका वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर a इज इक्वल्स टू बी है तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। और a नॉट इक्वल्स टू बी है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए a के साथ अगर 0 होगा तो यहाँ पे ये किसकी तरह वर्क करेगा, इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। और a के साथ 1 होगा तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, बफर की तरह वर्क करेगा, उससे उल्टा हो जाएगा। अब शिफ्ट अगर हम करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे ए एक्सक्लूसिव नॉट 0 हम क्या कह रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इसको शिफ्ट कर दिया तो ए एक्सक्लूसिव नॉट ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और ए एक्सक्लूसिव नॉट 1 ए के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्सक्लूसिव नॉट ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये याद कर लेंगे आप। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करते हैं हमारे एक्सनॉर के लिए, ठीक है। अब जो हमारा ट्रूथ टेबल है अगर 3 के लिए देखें तो देखिए 0 0 0 पे 0 आ गया, 0 0 1 पे 1 आया, 0 1 0 पे 1 आया, सिंगल सिंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैसे हम कहें, ठीक है, यहाँ पे हम कैसे कहें कि यहाँ ये 1 आएगा, ठीक है। इस केस में हमने देखा जब 2 वेरिएबल्स थे कि 0 और 1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
तो अभी 3 पे हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, ठीक है। जनरली हम 2 वाला ही स्टडी करते हैं, 3 वाला देखते ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टडी क्या कहती है कि जब आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इवन है तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं हम, अब यहाँ पे देखिए अगर 1 1 1 है, ठीक है, 1 1 1 पे यहाँ पे भी 1 आ रहा है और एक्सॉर पे भी 1 आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब कि भाई एक एक्सॉर है जो उसका कॉम्प्लीमेंट है एक्सनॉर, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 आ रहा है और एक्सॉर में भी 1 आ रहा है इसी सेम सिचुएशन पर, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी फ़िलहाल देखिए कि क्या सही है और क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इवन होंगे तब आपका क्या रहेगा, 1 रहेगा आंसर, अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कंपेयर अगर हम करते हैं तो ये कम्प्लीटली हम नहीं बोल सकते। देखिए इफ़ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स बोथ एक्सॉर एंड एक्सनॉर बिहेव कॉम्प्लीमेंट्री, अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे दैट मीन्स अगर 2 इनपुट्स लेंगे, ए बी इनपुट लिया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री वर्क करेंगे, ठीक है, बिहेव करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर 4 लेते हैं तब भी, लेकिन अगर हम और नंबर ऑफ इनपुट्स लेते हैं तो फिर वो बिहेव नहीं करते हैं किस तरह से, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सो एक्सनॉर एंड एक्सॉर गेट बिहेव कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट्स ट्रू ओनली इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिए एक्सनॉर और एक्सॉर में अगर हम देखें तो क्या कंपैरिजन है, ठीक है। इसको आप पॉज करके एक बार स्टडी कर सकते हैं। मैं आगे मूव करती हूँ, ऑलमोस्ट जो चीज़ें हम कवर कर चुके हैं वहीं से आता है, ठीक है। तो एक बार आप स्टडी कर लेना इसे। नेक्स्ट देखिए जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो क्या रहते हैं आपके, ईदर नैंड और नॉर आर सफिशिएंट फॉर रियलाइजेशन ऑफ एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें दिया जाता है तो नैंड एंड नॉर गेट जो होते हैं वो सफिशिएंट है, उसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी वजह से नैंड और नॉर गेट को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, ठीक है। नैंड गेट की हेल्प से और नॉट गेट की हेल्प से हम एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, नॉट भी बना सकते हैं, एक्सॉर भी बना सकते हैं, सभी गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसका रियलाइजेशन दिया हुआ है, तो बेसिकली हम बात करते हैं। देखिए लॉजिक गेट अगर हैं तो नॉट गेट के लिए 1 नैंड गेट चाहिए, एंड गेट बनाने के लिए अगर इसी वाला है नैंड वाला है तो 2 चाहिए होंगे, और नॉर वाला होता है जो डिफरेंट वाला है वो 3 चाहिए होते हैं। इसी तरह से और के लिए नैंड वाले में 3 चाहिए होंगे, और नॉर वाले में जो इसी का ही कॉम्प्लीमेंट्री है उसके लिए 2 चाहिए। एक्सॉर के लिए हमें 4 नैंड गेट्स चाहिए और नॉर के लिए 5 नैंड गेट्स चाहिए, नॉर गेट्स चाहिए, और एक्सनॉर के लिए 5 नैंड गेट्स चाहिए और 4 नॉर गेट्स चाहिए, ठीक है। सो अ फंक्शन इन सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग नैंड गेट्स बाय रिप्लेसिंग ऑल एंड नॉर गेट्स बाय नैंड गेट्स। तो अगर एसओपी में है कोई भी फंक्शन तो वो किससे बन सकता है, नैंड गेट से बन सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट से बन सकता है अगर कोई भी फंक्शन आपका एसओपी फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसीलिए ये ऐड किया गया है। देन अगर हमारा पूछा जाता है कि पीओएस फॉर्म, तो पीओएस फॉर्म देखिए इम्प्लीमेंट की जा सकती है नॉर गेट के हेल्प से, और जहाँ पे हम यूज़ करें एंड और गेट्स, ठीक है। और नॉर गेट्स को एंड और गेट्स को रिप्लेस करके हम नॉर गेट्स की हेल्प से पीओएस जो है हमारा उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले गेट से हम जर्नली से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिक फैमिलीज। तो देखिए लॉजिक फैमिलीज को अगर हम बात करें तो वो 2 तरह की होती है, बाइपोलर एंड यूनिपोलर, ठीक है। इसके जो क्लासिफिकेशन है इसे समझेंगे और साथ में हम देखेंगे कि कौन सी बेस्ड है, डिफरेंट एमसीक्यूज देखेंगे इसके बेस पे, ठीक है। इतना सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसकी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बाइपोलर और यूनिपोलर में अगर देखें तो इसमें बाइपोलर में क्या, बाय मीन्स 2, ठीक है, 2 पोलैरिटीज़ होती हैं, और इसमें क्या है, सिंगल पोलैरिटी है। अब देखिए नेक्स्ट जो बायपोलर होता है ये डिवाइडेड होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो टीटीएल है वो किस तरह का है, ठीक है, बायपोलर है या यूनिपोलर है या सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जो आरटीएल है, आरटीएल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर भी कम चांसेस है, लेकिन जो टीटीएल है, ईसीएल है और सीमॉस है यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। स्कॉटी टीटीएल से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से, टीटीएल, ईसीएल और सीमॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि टीटीएल, डीटीएल, डीसीटीआई, आई स्क्वायर आई,
सॉरी आई स्क्वायर एल, टी टी एल, एच टी एल, ये सारे क्या हैं, सैचुरेटेड में आते हैं। स्कॉटी टी टी एल और ई सी एल ये क्या है, अनसैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज। एंड देन यूनिपोलर में हमारे पास आता है पीमॉस, एनमॉस एंड सीमॉस। ठीक है, इसमें भी जनरली सीमॉस की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या कितना हो गया, बाइपोलर और यूनिपोलर। और उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है, यूनिपोलर में पीमॉस, मॉस वाली जो फैमिली है वो आती है कंप्लीट, एमओएस। ठीक है, पीमॉस, एनमॉस एंड सीमॉस। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ईसीएल और स्कॉटी टीटीएल, और यहाँ पे आपके पास ये पूरी लिस्ट। दो टर्म्स की हम जर्नली बात करते हैं अगर लॉजिक फैमिलीज की बात करें, फैन इन, फैन आउट। ठीक है, और भी बहुत सी टर्म्स होती हैं लाइक प्रोपगेशन डिले, पावर डिसिपेशन। ठीक है, तो लेकिन ये दो मेन टर्म्स होती हैं। तो देखिए यहाँ पे फैन इन, फैन आउट की अगर बात करते हैं तो फैन इन क्या बताता है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स और लॉजिक गेट कैन हैंडल। ठीक है, मैक्सिमम नंबर बताएगा इनपुट किसका, इनपुट्स का जो लॉजिक गेट हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो 2 इनपुट एंड गेट है तो उसका फैन इन क्या होगा, 2 होगा। और इन्वर्टर अगर है, इन्वर्टर मीन्स नॉट गेट है तो सिंगल ही वैल्यू है, तो उसके लिए क्या होगी, फैन इन 1 होगी वैल्यू। ठीक है, अब फैन आउट देखिए क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ सर्किट दैट अ गेट कैन ड्राइव। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट्स दैट द आउटपुट ऑफ अ सिंगल लॉजिक गेट मस्ट फीड टू। अब देखिए अगर एक गेट है हमारे पास, ठीक है, इस ये आउटपुट है, सिंगल आउटपुट है ये। अब ये आउटपुट कितने में जा सकती है, कितने गेट्स में फर्दर जा सकती है। ठीक है, इस तरह का अगर हमारा सर्किट है तो देखिए ये जो आउटपुट है ये फर्दर कितने में जा रही है, ये वैल्यू क्या होगी, फैन आउट होगी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिटल इनपुट्स दैट द आउटपुट ऑफ अ सिंगल लॉजिक गेट मस्ट फीड टू। ठीक है, तो ये क्या होगी, यहाँ पे फैन आउट की वैल्यू क्या है, 4 है, क्योंकि ये जो आउटपुट है देखिए कितने में जा रही है, 4 में जा रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी यहाँ पे, तो वो क्या आएगी, 4 आएगी। अब देखिए दो चीज़ें, दो डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ये डिफरेंस है ये है RTL, DTL और TTL में। ठीक है, अब देखिए इसी से ओवरव्यू मिल जाएगा आपको डिफरेंसेस से ही डायरेक्ट। अब देखिए जो RTL है ये किसके ऊपर बिल्ड है, किस चीज़ से मतलब किस चीज़ को यूज़ किया गया है, सबसे पहले तो वो देख रहे हैं। तो बिल्ट विद रेसिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, R and T, resistors and transistors. DTL, that is built with diodes and transistors. TTL, built with transistors. ठीक है, TTL में क्या यूज हो रहा है, ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। अब देखिए सेकेंड जो डिफरेंस है इसका क्या रहता है, रिस्पॉन्स स्लो रहता है, बेटर है RTL से, बट TTL इज मच बेटर देन RTL एंड DTL। इसमें देखिए पावर डिसिपेशन की अगर हम बात करें, पावर लॉस की बात करें, तो पावर लॉस हाई रहता है RTL में, लो रहेगा पावर लॉस, लो रहेगा पावर लॉस TTL में। देन वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन, सिंपल है। और ये जो है TTL ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। देन जो RTL है, RTL लॉजिक है, ये यूज़ किया जाता है, पुराने कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था। अभी जो डिजिटल बेसिक डिजिटल सर्किट्स और स्विचिंग सर्किट्स में यूज़ किया जाता है DTL। और जितने भी अभी लेटेस्ट मॉडर्न डिजिटल सर्किट्स हैं, ICs हैं, वो किसके साथ बिल्ट होते हैं, TTL के साथ। ठीक है, अब उसके बाद TTL के बाद हमारे पास चीज़ें आती हैं ECL और CMOS। ठीक है, ये तो हमने देखे सैचुरेटेड में आते हैं सारे। ठीक है, अब उसके ऊपर भी कैटेगरीज आई बाद में, उसमें हमारे पास आया अनसैचुरेटेड जिसमें स्कॉटी TTL आया और साथ में ECL आया। और जो हमारी मॉस यूनिपोलर वाले कैटेगरी है उसमें हमारे पास मॉस वाले आए सारे। ठीक है, NMOS, PMOS एंड CMOS। ठीक है, यही है ना, यस, NMOS, PMOS एंड CMOS। अब देखिए जो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या यूज़ करें हम, ट्रांजिस्टर्स और कुछ पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जिनके डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन मेनली एक्टिवली जो हमारा एलिमेंट है, एक्टिव एलिमेंट है, वो क्या है, ट्रांजिस्टर्स। अब देखिए ECL में भी क्या यूज़ किया जाता है, ट्रांजिस्टर्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। और CMOS में हम क्या यूज़ करते हैं, MOS FET, मॉसफेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इतनी चीज़ याद रखनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए बेसिक गेट कौन सा यूज़ करते हैं हम, TTL में रहता है NAND, ECL में होता है OR या NOR, CMOS में रहता है NAND या NOR। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो ये डिफरेंसेस हैं। अब देखिए नॉइस इम्यूनिटी की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, ये इसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग है TTL की, ECL की क्या है, गुड है।
लेकिन सी मॉस की क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स इसकी एक्सेलेंट है। अब फैन आउट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फैन आउट जो रहता है वो टीटीएल का क्या रहता है, मैक्सिमम कितनों को ये फीड कर सकते हैं, 10 को कर सकता है। मतलब जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो कितने के पास जा सकता है फर्दर, ठीक है। तो अभी ईसीएल का क्या रहता है 25 और सीमॉस का क्या रहता है मोर देन 50। अब देखिए टीपीडी दैट इज प्रोपगेशन डिले, इसका क्या रहता है 1.5 to 30, 1 to 4 एंड 1 to 210। नॉइस मार्जिन अगर बात करते हैं तो इसका मॉडरेट है, इसका लो है और इसका क्या रहेगा, हाई रहेगा। पावर पर गेट, ठीक है, ये क्या है पावर पर गेट इन एम वॉट, इसका क्या रहता है 10 रहता है, इसका 40 to 55 और इसका 0.0025। क्लॉक रेट क्या रहेगा, इसका रहता है 35, इसका रहता है ग्रेटर देन 60 और इसका क्या रहेगा 10। फिगर ऑफ मेरिट इसका रहेगा 100, 40 to 100 एंड 0.7, ठीक है। ये चीज़ें इतनी नहीं पूछी जाती, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये इसमें से जर्नली पूछा जाता है। चलिए कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं लॉजिक फैमिलीज के ऊपर। तो सबसे पहले हमारे पास अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई चिप हैज़ 12 to 99 gates, 10,000 to 99,999 gates, more than 1 lakh gates, 1,000 to 9,999 gates। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा 10,000 to 99,999, ठीक है। वीएलएसआई के लिए, ठीक है, वीएलएसआई चिप, ठीक है, स्मॉल स्केल के लिए अलग हो जाता है, लार्ज स्केल के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये अलग अलग लेवल्स पे रहते हैं गेट्स। If a logic circuit has a fan out of 4, then the circuit has 4 inputs, fan out has 4 outputs, can drive maximum of 4 inputs, give output 4 times the input, ठीक है। तो इसमें हमने देखा अभी फैन आउट क्या रहता है, कैन ड्राइव मैक्सिमम ऑफ 4 इनपुट्स, ठीक है। अगर फैन आउट वैल्यू 4 है सो इट कैन ड्राइव मैक्सिमम ऑफ 4 इनपुट्स। RTL consists of resistors, transistors, inductors, resistors, diodes, bipolar junction transistor resistors, capacitors and diodes, resistors and transistors। तो RTL क्या होता है, resistors and transistors। Which of the following logic family dissipates minimum power, ठीक है। मिनिमम पावर अगर पूछी जाती है तो वो कौन सी है, CMOS है, ठीक है। कौन सी है, CMOS है। मिनिमम पावर डिसिपेशन किसकी होती है, CMOS की होती है। और जो फास्टेस्ट है अभी तक वो कौन सी है, ECL है, ठीक है। फास्टेस्ट अगर आपसे पूछ ली जाती है, जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो फास्टेस्ट ECL है। और मिनिमम जो अगर हम कहें पावर डिसिपेशन तो वो किसकी है, CMOS की है। रिकमेंडेड फैन आउट फॉर TTL गेट इज, फैन आउट कितना रहता है TTL गेट के लिए 10, 4, 20 या 50, सो दैट इज 10. The main advantage of TTL with totem pole output as compared to other TTL types are, जो मेन एडवांटेज क्या रहेगी TTL with totem pole आउटपुट की, फास्ट स्विचिंग रहती है इसमें और लो पावर डिसिपेशन होती है, ठीक है। हायर पावर इन पावर, फैन इन फैन आउट और भी ऑप्शंस हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या रहती है, फास्ट स्विचिंग एंड लो पावर डिसिपेशन। Main disadvantage of TTL with totem pole output is wire ending operation is not allowed, ठीक है। वायर एंडिंग ऑपरेशन जो है वो अलाउड नहीं होता है, तो ये इसमें क्या रहेगी, डिसएडवांटेज। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज हैज़ द कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स, जो आउटपुट्स आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के, कौन सी में, ECL में, ठीक है। किस में होते हैं, ECL में होते हैं। Which of the following families had maximum fan out? Maximum fan out value किस में होती है, CMOS, PMOS, I2L या ECL? And the correct answer is CMOS. Which of the following series is the TTL IC family designed to operate satisfactorily in the temperature range from minus 55 degrees Celsius to positive 125 degrees Celsius for military applications? तो वो कौन सी सीरीज है, देखिए 5400 सीरीज, 5400 सीरीज। द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड IC फैमिली इज, ठीक है। तो सबसे पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज में रहने वाली फैमिली है वो कौन सी है, TTL है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फास्टेस्ट सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली इज TTL, ECL, I2L, MOS। अब देखिए ये अनसैचुरेटेड है,
ये सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में आती है, और ये हमारी अलग ही हो जाती है, यूनिपोलर में आ जाती है। ठीक है, तो दो हैं यहाँ पे हमारे पास सैचुरेटेड वाली, TTL और IIL, I²L। ठीक है, इसमें से जो फास्टेस्ट है वो रहेगी आपकी TTL। लेकिन अगर यहाँ पे सैचुरेटेड को हटा दिया जाए, फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली पूछी जाए, तो वो आपकी क्या रहेगी, ECL रहेगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन उसके ऊपर। ठीक है, फास्टेस्ट जो लॉजिक फैमिली है वो है ECL, और सैचुरेटेड अगर पूछी जाती है फास्टेस्ट तो उसमें आएगी आपकी TTL। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज एनालॉग इनपुट्स, डिजिटल इनपुट्स, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट्स, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इनपुट्स। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती हैं दोनों तरह की इनपुट्स को यूज करती हैं, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज। ठीक है, जब हम ऐड करें इम्प्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसे क्या बोला जाता है, डॉपिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है, डॉपिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिली यूजेस FET। जैसे हमने देखा मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट देखा था हमने, कौन यूज कर रहा है, मॉस फैमिलीज यूज कर रही हैं, मॉस फैमिली में जितने भी हैं। ठीक है, एज इट स्विचिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे आपके पास FET लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, तो ये कौन सा आ जाएगा, CMOS। ठीक है, कौन यूज करता है, CMOS। द लोअर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डैश द प्रोपगेशन डिले। जितना कम होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उतना क्या होगा, प्रोपगेशन डिले ग्रेटर होगा। ठीक है, उतना प्रोपगेशन डिले बढ़ेगा जितना लोअर होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज द ICs यूज्ड इन वॉचेस एंड कैलकुलेटर्स आर ऑफ TTL, ECL, MOS या CMOS। तो जो वॉचेस में या कैलकुलेटर्स में हम यूज करते हैं ICs, वो कौन से होते हैं, CMOS होते हैं। Our next topic in digital logic is combinational and sequential circuits. So let's learn and revise it. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास combinational और sequential circuit में देखिए सबसे पहले तो कि difference क्या है वो समझना है। तो देखिए combinational circuits जो होती हैं इसमें किसी भी टाइम पर जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। उसमें कोई भी प्रीवियस इनपुट को नहीं यूज़ किया जाता और ना ही कोई भी मेमोरी होती है। ठीक है, और टाइम को भी इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर इससे अलग हम सिक्वेंशियल सर्किट्स की बात करें तो देखिए सिक्वेंशियल सर्किट्स में हम क्या काम करें, इसमें हमारा एक मेमोरी होता है। ठीक है, मेमोरी होगी और जो नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट होगी, ठीक है, वो जो प्रीवियस आउटपुट है उसके ऊपर भी क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट विद फीडबैक थ्रू मेमोरी, और जो यहाँ पे स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक ही पर्टिकुलर टाइम पे उसे स्टेट बोलते हैं। तो प्रीवियस स्टेट भी होगी और नेक्स्ट स्टेट भी होगी हमारे पास। तो आउटपुट जो डिपेंड करेगी वो अभी करंट इनपुट के ऊपर भी डिपेंड करेगी और जो प्रेजेंट स्टेट होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, और हमें क्या मिलेगा, देन नेक्स्ट स्टेट मिलेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेट डिपेंड्स ऑन इनपुट एज वेल एज प्रेजेंट स्टेट, और यहाँ पे प्रीवियस इनपुट्स को स्टोर करके रखा जाता है बाइनरी इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब देखिए जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होती हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स जो भी होंगे हमारे, ठीक है, सिक्वेंशियल सर्किट्स में हमारे पास आ जाते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ये सब आते हैं। ठीक है, तो देखिए सिक्वेंशियल सर्किट्स में कौन कौन क्या क्या आएंगे, फ्लिप फ्लॉप्स आएंगे, काउंटर्स आएंगे और साथ में रजिस्टर्स आते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमारे पास एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, देन मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, इनकोडर्स, डीकोडर्स, कंपैरेटर्स। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में। तो देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या क्या आएंगे, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर एंड डीकोडर। ठीक है, और सिक्वेंशियल सर्किट्स में क्या क्या आएंगे, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। अब देखिए हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में सबसे पहला आता है बाइनरी एडर। जब भी हमें दो बिट्स को ऐड करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हाफ एडर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हाफ एडर में आपके दो क्या है, इनपुट्स हैं और आपके पास कैरी है और साथ में सम है, 0 0 कैरी क्या हो जाएगा, 0, और इस तरह से आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी सम में 1 आया है वो क्या, कौन सी दो चीज़ें हैं यहाँ पे, और सेकेंड और थर्ड में। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड में हम क्या लिखेंगे, ये क्या, देखिए एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगा। अब कैरी कहाँ है, यहाँ है, सो दिस इज एक्स वाई। तो कई बार तो आपसे सिंपली एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है इस तरह से
ठीक है। एक्सप्रेशन पूछ लिया जाएगा तो वो बता देंगे, और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो बता देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है फुल एडर। फुल एडर में हमें 3 बिट्स को ऐड करना होता है, 2 सिग्निफिकेंट बिट्स हैं और एक प्रीवियस कैरी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फुल एडर हो जाएगा। यहाँ पे भी हमारा कैरी में, ठीक है, 3 बिट्स को ऐड कर रहे हैं आप, जहाँ पे भी 2 बिट्स हैं 1, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, एक कैरी में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 बिट्स हैं 1, तो 1 कैरी में आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 बिट्स हैं 1, तो 1 कैरी आ गया। ठीक है, जहाँ पे भी 2 बिट्स 1 बन रहे होंगे वहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा, और जहाँ 3 होंगे वहाँ पे भी ऑब्वियसली 1 कैरी आ जाएगा और 1 सम आ जाएगा। अब इसका भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे भी सम में 1 है वो आ जाएंगे सम में, और जहाँ पे भी कैरी में 1 है तो वो एक्सप्रेशन बन जाएगा कैरी का। ठीक है, तो मिनिमाइज्ड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने एक्चुअल में तो लिख लिया, उसके बाद अगर कुछ कॉमन मिल रहा है आपको तो उसे मिनिमाइज कर दें। ठीक है, और फिर सॉल्यूशन आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आते हैं हमारे पास मल्टीप्लेक्सर्स। तो देखिए मल्टीप्लेक्सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब मल्टीप्लेक्सर देखिए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, डिज़ाइन टू स्विच वन ऑफ द सेवरल इनपुट लाइंस टू सिंगल आउटपुट लाइन। तो देखिए इनपुट लाइंस कितनी होती हैं, ज़्यादा होती हैं, सेवरल इनपुट लाइंस आर देयर एंड सिंगल आउटपुट लाइन इज देयर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तीनों चारों, जैसे मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, मैच द फॉलोइंग की तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो मल्टीप्लेक्सर मीन्स मैनी टू वन। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर्स, ठीक है, तो बहुत से आउटलेट्स, जैसे मल्टीप्लेक्स में जाए बहुत से आउटलेट्स हैं एक ही बड़े आउटलेट में। ठीक है ना, तो उस तरह से हो गया कि मैनी इनटू वन। सो मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट यूज्ड टू सेलेक्ट एंड रूट any one of the several in signals to a single signal output। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, 2n डेटा इनपुट्स होते हैं एंड सिलेक्शन लाइंस होती हैं और सिंगल आउटपुट आती है आपके पास। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ABCD, और ये क्या है, सिलेक्शन लाइंस हैं। सपोज x और y इनको नेम दे देते हैं, XY ये सिलेक्शन लाइंस हैं, और ये क्या है, डिफरेंट इनपुट्स, और एक क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। और ये मल्टीप्लेक्सर 4:1 का है, 4:1 का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बन सकता है। अभी यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। यहाँ पे एट ए टाइम एक ही एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो देखिए चाहे तो A रहेगा, चाहे B रहेगा, चाहे C रहेगा, और चाहे ही D रहेगा। ठीक है, एक कोई भी होगा, और AB की जो भी वैल्यूज़ हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1 इस तरह से रहेंगी। ठीक है, अब इसमें ना आउटपुट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वो एक बार देखेंगे आगे क्वेश्चंस। तो देखिए मल्टीप्लेक्सर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2:1 का मल्टीप्लेक्सर है, ये 4:1 का। इसको जो हम है लिखते कैसे हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए A और B को हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, I0 एंड I1, और ये क्या है, S है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 0 0 से चालू करते हैं। अगर तो 2 होंगे तो 0 0 से, और अगर S है तो S कॉम्प्लीमेंट और फिर S। तो अब देखिए A मल्टीप्लाइड बाय S कॉम्प्लीमेंट, एंड देन A को हम क्या ले रहे हैं, I0 ले रहे हैं, तो I0 S कॉम्प्लीमेंट एंड I1 S। ये क्या है, इसका आउटपुट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नेट में, UGC नेट में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ये देखिए 4:1 अगर मक्स है हमारा, तो ABCD I0 I1 I2 I3 है, S0 S1। तो ये क्या हो सकती हैं इसकी वैल्यूज़, S0 S1 की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखिए जो आउटपुट है उसे हम कैसे लिखेंगे, I0 एज इट इज़ 0 0 1 S0 कॉम्प्लीमेंट S1 कॉम्प्लीमेंट, देन 0 1 यहाँ पे आ जाएगा और इसके साथ I1 आएगा। अब I2 है तो ये चीज़ आ जाएगी, और I3 है तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 है तो S0 एंड S1 आ गया। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। दैट मीन्स जो आपका आउटपुट है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपका एज इट इज़ एग्जाम्स में बहुत बार आता है। एक बार देखिए ये क्वेश्चन है हमारा जो पहले UGC नेट में आया हुआ है। तो यहाँ पे एक मक्स है, और ये डिफरेंट क्या दिए हुए हैं, इनपुट्स दिए हुए हैं। देखिए C कॉम्प्लीमेंट एंड C, और AB क्या है, सिलेक्शन लाइंस हैं। तो देखिए B0 1 0 0 0 1 देन 1 0 और 1 1 होगा। ठीक है, B ऊपर है, अकॉर्डिंगली ही हम चलेंगे। तो देखिए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या लेंगे, C लेंगे,
ठीक है, सी और ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। देन देखिए 0 1 होगा, ठीक है, 0 1 यूज़ होगा तो बी क्या है कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में यूज़ होगा और ए क्या होगा 1 हो जाएगा, 0 1। ठीक है, अब क्या यूज़ हो रहा है साथ में, सी कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है और नेक्स्ट में देखिए 1 0, दैट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी एज इट इज़ और सी का क्या है कॉम्प्लीमेंट है। एंड देन हमारे पास आएगा ए बी एंड देन यहाँ पे भी क्या है सी है। ठीक है, तो सी आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें एग्जैक्ट आउटपुट इन दोनों में से तो कोई भी नहीं बन रही है। ठीक है, इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और अगर अभी देखें हम तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो देखिए ये कैसे आएगा, इससे हम अब फर्दर सॉल्व करके देखेंगे। तो आप दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता, सी बी है हमारे पास। ठीक है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी को हम क्या करें, अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ए एक्सॉर बी के लिए क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके साथ क्या करना है, हमने एक्सॉर करना है सी को। ठीक है, तो सी को एक्सॉर करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, एक बार तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट करना है और एक बार ये एज इट इज़ रहेगा और सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो जब देखिए दूसरी बार जब ये एज इट इज़ रहेगा तो क्या आ जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड देन सी हमारे पास क्या रहेगा एज इट इज़, सी का कॉम्प्लीमेंट एंड देन ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड देन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स तो ये बन जाएंगी और तीसरी और फोर्थ टर्म कौन सी रहेगी आपकी, थर्ड और फोर्थ टर्म कौन सी आएगी जिसमें हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट बी अगर करते हैं तो उसमें हमारा क्या रहता है, ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे और फिर एक बार बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, दूसरी टर्म एज इट इज़ यूज़ हो रही है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब एक्स वाली टर्म तो हमने एज इट इज़ लिख ली और जो सी है उसका क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, तो अब एक्स को क्या किया, ओपन कर लिया। ठीक है, तो ये क्या बना, एक्स एज इट इज़ एंड सी का कॉम्प्लीमेंट। अब एक्स में क्या है, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट बी, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें जो बचता है काम वो क्या बचता है, एक्स कॉम्प्लीमेंट सी को इम्प्लीमेंट करना। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स इसका कॉम्प्लीमेंट डॉट इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये क्या बना, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और साथ में क्या आया, डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए ये क्या क्या बना, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आ जाएगा, इनटू में सी आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चार टर्म्स आई थी वही आ जाएंगी। ठीक है, चाहे तो हम इन टर्म्स से डिराइव कर सकते हैं, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, चाहे आप वैसे करके देख सकते हैं एक्सॉर बी एक्सॉर सी, क्योंकि बाकी कोई भी आंसर नहीं बन रहा है। ठीक है, पूरा कंफर्म करने के लिए आप किसी भी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, विदाउट एनी एडिशनल सर्किटरी 8:1 मक्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन। तो 8:1 मक्स अगर हम यूज़ करते हैं तो देखिए वो 3 वेरिएबल्स के लिए तो हो गई, 2⁻³ इज 8। ठीक है, तो 3 वेरिएबल्स के लिए तो वो यूज़ हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, सम बट नॉट ऑल बुलियन फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स, लेकिन 3 वेरिएबल्स के तो सभी बुलियन फंक्शंस के लिए वो यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑल फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स बट नन ऑफ 4 वेरिएबल्स। ये भी गलत होगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑल ऑफ 3 बट सम ऑफ 4। ठीक है, ऑल फंक्शंस ऑफ 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 के लिए हमें कितने चाहिए, 16 चाहिए। ठीक है, 16:1 का मक्स चाहिए, लेकिन 8:1 मक्स से हम 3 के तो सभी फंक्शंस को ऑब्टेन कर सकते हैं और साथ के साथ जो 4 वाले हैं उसके भी कुछ को कर सकते हैं। ठीक है, 8 तो उसके भी हो जाएंगे, अगर उसके 16 है तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कुछ रह जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डी मल्टीप्लेक्सर। तो देखिए ये क्या है, 1:many सर्किट और डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, 1:many। ठीक है, 1:many ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देन ओनली 1 इनपुट मैनी आउटपुट। ठीक है, ये रहेगा आपके पास। तो देखिए यहाँ पे y0 y1 y2 y3 को हम किस तरह से लिखते हैं ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखिए आई है, आई तो सब में ही रहेगा।
अब बाकी क्या है, 0 1 0 0 0 1 0 1 एंड 1 1 आपका यूज़ हो जाएगा और y0 y1 y2 y3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो मक्स भी जो होते हैं हम हायर ऑर्डर वाले से लो ऑर्डर वाले से हाई ऑर्डर वाले बना सकते हैं, और डी मक्स भी हम हाई ऑर्डर वाले बना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लो ऑर्डर वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें लेक्चरर वाले में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यूजीसी नेट में जर्नली पूछ लिया जाता है कि अगर लो ऑर्डर मक्स हम यूज़ करें और हाई ऑर्डर हमें बनाना है तो कितने मक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें 4:1 का बनाना है, 8:1 का बनाना है 4:1 की हेल्प से, तो हम क्या करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 4 किया और 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो 8:1 का बनाने के लिए हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे चेंज हो जाता है, देखिए 16:1 का पूछा जाता है 4:1 से, तो उसे कैसे कंप्यूट करते हैं हम वापस क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो देखिए ये क्या आया, 4 आया। अब प्लस करेंगे आप 4 डिवाइडेड बाय 4, अब ये क्या आया 1, तो टोटल 5 चाहिएंगे हमें 4:1 के 16:1 का बनाने के लिए। ठीक है, 16:1 का मक्स बनाने के लिए 4:1 के कितने मक्स चाहिए, हमें 5 चाहिएंगे। तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे आप इस वाले नंबर से, और जब तक 1 नहीं आ जाता, जब तक पॉसिबल है इससे डिवाइड करना, तब तक डिवाइड करते रहेंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके रहेंगे। क्योंकि 4:1 के देखिए 4 मक्स यूज़ करेंगे तो 4 आउटपुट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे, 4 आउटपुट्स आ जाएंगे। अब हमें आउटपुट तो सिंगल चाहिए 16:1 में, फर्दर यहाँ पे एक मक्स यूज़ करेंगे, ये चारों इनपुट्स आ रही हैं, अब एक ये बनेगा, तो देखिए 4 ये वाले हो गए और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो 5 टोटल हमें मक्स चाहिए होंगे 4:1 के बनाने के लिए 16:1 का मक्स, और इसी तरह से डी मल्टीप्लेक्सर के लिए हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ड्रॉबैक क्या रहती है डीमक्स की, इट हैज़ अ सिंगल इनपुट, दैट्स वाई दीज आर नॉट मच वेरी यूजफुल। ठीक है, इतना यूजफुल नहीं होते हैं ये। टू ओवरकम दिस वी कैन यूज मैनी टू मैनी सर्किट इन विच इंटरनल डिजाइन इज सेम एज डीमक्स नोन एज डिकोडर। तो डीमक्स इज नॉट द यूनिवर्सल सर्किट, जो मल्टीप्लेक्सर है वो यूनिवर्सल सर्किट है। ठीक है, जो मल्टीप्लेक्सर है, देखिए मक्स जो है वो यूनिवर्सल सर्किट है, लेकिन डीमक्स जो है वो यूनिवर्सल सर्किट नहीं है। नेक्स्ट वी हैव एनकोडर एंड डीकोडर। तो देखिए एनकोडर क्या होता है, एक डिजिटल सर्किट है जो प्रोड्यूस करता है बाइनरी आउटपुट। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइनरी आउटपुट, डिपेंड करता है कौन सी इनपुट्स एक्टिवेटेड है उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, हमें किस फॉर्म में मिल रही है, आउटपुट बाइनरी की फॉर्म में। और डीकोडर में देखिए क्या होता है, इनपुट जो है वो बाइनरी की फॉर्म में होती है, जो और आउटपुट जो होती है वो किसी और फॉर्म में आ रही होती है। ठीक है, तो देखिए एनकोडर क्या करेगा, अदर टू बाइनरी, लाइक ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। लेकिन डीकोडर क्या करता है, बाइनरी से किसी और में डिकोड कर रहा है। ठीक है, बाइनरी से किसी और में डिकोड कर रहा है, और एनकोडर वापस बाइनरी में एनकोड कर रहा है। ठीक है, तो एनकोडर्स देखिए यहाँ पे ये क्या 8 लिया हुआ है, तो ऑक्टल से क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में। ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बाइनरी से ये क्या कर रहा है, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, डिकोडर क्या कर रहा है, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे ऑक्टल से ये बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक ही इनपुट जो है एक्टिवेट होती है एक बार में, और यहाँ पे बाइनरी कोड आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे बाइनरी कोड इनपुट दिया जा रहा है, और 1 आउटपुट आपको मिलेगा एक बार में। ठीक है, तो जो डिकोडर्स होते हैं वो हमारे बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्सा, इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा रहता है सर्किट किस तरह से डिज़ाइन होते हैं, देखिए यहाँ पे ए बी, अगर 2:4 बन रहा है, ठीक है 2:4 बनेगा या 3:8 बनेगा, इस तरह से बनता है। डिकोडर जो होता है वो कैसे बनेगा, आपका 2:4 बनेगा या 3:8 बनेगा या आपका 4:16 बनेगा, तो 2 ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, डिकोडर बनेगा। ठीक है, डिकोडर में हम क्या कर रहे हैं, बाइनरी से ऑक्टल में जा रहे हैं, या बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं, या हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सॉर यूजिंग 2/4 डिकोडर, 2/4 डिकोडर को यूज़ करते हैं और हमने बनाना है एक्सॉर। ठीक है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखिए यहाँ पे हमने एक डिकोडर यूज़ किया और साथ के साथ हमें ऑर गेट की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो डिकोडर है वो आपका यूनिवर्सल सर्किट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इसकी हेल्प से
एक्सॉर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, जो मक्स है वो यूनिवर्सल सर्किट है, उसकी हेल्प से हम सब चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसकी भी आउटपुट उसी तरह से रहेगी। अभी वाई नॉट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, देन ये क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये क्या होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इन दोनों की y1 और y2 को और करके हम क्या ले रहे हैं, एक्सॉर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम हाफ एडर भी बना सकते हैं डिकोडर्स की हेल्प से, हाफ सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन साथ में हमें और गेट की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है कि हाफ सब्ट्रैक्टर बनाना है, तो साथ में हम डिकोडर यूज़ कर रहे हैं, और कितने का डिकोडर चाहिए, हाफ के लिए 2/4 का चाहिए, और क्या चीज़ की साथ में रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आएंगे अलग से। इसी तरह से देखिए, अगर फुल एडर बना रहे हैं और उस केस में डिकोडर को यूज़ कर रहे हैं आप, तो 3/8 का एक डिकोडर चाहिए और 2 और गेट्स चाहिए, ठीक है, 2 और गेट्स चाहिएंगे, ठीक है। और इसी तरह से देखिए, अगर हमें 2/4 का डिकोडर की हेल्प से बनाना है 4/16 का डिकोडर, ठीक है, 4/16 का डिकोडर बनाना है 2/4 की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। जो ये वाला नंबर है इसको डिवाइड करते रहना है, और फर्स्ट लेवल पे आपको 4 डिकोडर्स चाहिए, और सेकंड लेवल पे फर्स्ट लेवल पे 1 डिकोडर चाहिए, और सेकंड लेवल पे 4 डिकोडर्स चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे 1 डिकोडर ले लिया और नेक्स्ट लेवल पे हमने 4 डिकोडर्स ले लिए, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/16 का डिकोडर आ जाएगा, जहां हम यूज़ कर रहे हैं 2/4 का डिकोडर, ठीक है। आउटपुट में हमें 16 आउटपुट्स चाहिए, ठीक है। 16 आउटपुट्स के लिए सेकेंड लेवल पे 4 डिकोडर्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन भी कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं फटाफट से ही आपको रिवाइज ही करा रही हूँ एक तरह से, ठीक है। थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि फास्ट है, लेकिन अगर फास्ट नहीं चलेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपका सिलेबस में एक बार सारा रिवाइज करा दूँ, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से देखिए, एनकोडर्स रहते हैं ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू BCD, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिकोडर्स होते हैं हमारे पास हैं, और यहाँ पे आपके पास 3 आउटपुट्स आ जाएंगे। तो ऑक्टल टू बाइनरी है, ठीक है, तो 8:3 का हो गया, 8/3 का हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो भी हम इनपुट दे रहे हैं अकॉर्डिंगली आपके पास आउटपुट आ रहा है। अब एक आपके पास होते हैं कंपैरेटर्स, ठीक है, कंपेयर करने के लिए वैल्यूज़ A और B हैं, तो अगर A ग्रेटर देन B होगा तो आउटपुट क्या आएगा, AB कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे 1 0 होगा, और अगर 0 1 होगा तो वहाँ पे क्या A कॉम्प्लीमेंट B, और अगर इक्वल है तो क्या आ जाएगा A XNOR B, ठीक है। क्योंकि 0 0 के केस में भी और 1 1 के केस में भी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में XNOR B हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 बिट कंपैरेटर रहते हैं, ये आउटपुट आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मक्स, डीमक्स, एनकोडर और डीकोडर इनके आंसर्स हो सकते हैं। तो देखिए, हैज़ मोर इनपुट्स देन आउटपुट्स, इनपुट्स ज़्यादा हैं आउटपुट्स से, तो वो किस में होता है, एनकोडर में होता है या मक्स में होता है। यूज सिलेक्शन लाइन्स, मक्स करता है और डीमक्स करता है। कैन बी यूज्ड इन पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन, मल्टीप्लेक्सर प्रोड्यूसेस अ बाइनरी आउटपुट, बाइनरी आउटपुट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एनकोडर कर रहा है। ओनली वन ऑफ इट्स आउटपुट इज एक्टिवेटेड एट वन टाइम, डीमक्स एंड डीकोडर की एक ही आउटपुट एक बार में एक्टिवेटेड रहती है। यूज टू रूट input signals to one of several outputs, multiplexer used to generate arbitrary logic functions, mux and demux, 3 line to 8 line और binary to octal कौन सा रहेगा, decoder रहेगा, और selector lines are also there, that is multiplexer. नेक्स्ट टॉपिक इन डिजिटल लॉजिक इज फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। ये एक सिक्वेंशियल सर्किट है, ठीक है। जो अभी तक हमने देखे वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स थे, ये सिक्वेंशियल सर्किट है। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे क्या होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, कौन कौन से होते हैं और क्या यूजेस है, एक्साइटेशन टेबल, सारी डिटेल्स देखेंगे, देन समराइज्ड डिटेल देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स की, ठीक है। तो देखिए, फटाफट से करते हैं रिवाइज। तो देखिए, फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, एक बाइनरी सेल है कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 बिट ऑफ डेटा। फ्लिप फ्लॉप्स की 2 आउटपुट्स होती हैं, एक नॉर्मल आउटपुट होती है और एक कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट होती है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप क्या है, एक सिक्वेंशियल सर्किट है, दैट मीन्स प्रेजेंट इनपुट को भी यूज़ कर रहा है ये, और पास्ट आउटपुट को यूज़ कर रहा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगी जो करंट की होगी, ठीक है। SR फ्लिप फ्लॉप होता है, JK फ्लिप फ्लॉप होता है, T फ्लिप फ्लॉप होता है एंड D फ्लिप फ्लॉप होता है। अब देखिए, SR फ्लिप फ्लॉप है, क्या होता है, सेट रीसेट, ठीक है। क्या है, सेट रीसेट है, 0 0 0 1 1 0 1 1 हम वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो देखिए, इसके केस में क्या होता है,
जो भी हमारी अब की लेटेस्ट आउटपुट है वो 0 0 के केस में होगी, क्या होगी, करंट की आउटपुट क्या होगी, जो प्रीवियस आउटपुट है वही रहेगी। और 0 1 अगर है तो ये क्या रहेगा, 0 रहेगा अभी का आउटपुट, और 1 0 है तो 1 रहेगी आउटपुट, और 1 1 के केस में क्वेश्चन मार्क, दैट इज कोई आउटपुट नहीं आती है, मतलब इनवैलिड होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नो चेंज, ये 0 हो जाएगा, क्लियर टू 0, एंड दिस इज सेट टू 1। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के केसेस में ये क्या रहेगा, इनवैलिड रहेगा। यहाँ पे हमने क्या लिया है कि 0 0 0 0। ठीक है, 0 0 वाले दोनों केसेस हो गए, लेकिन अगर प्रीवियस आउटपुट 0 है या प्रीवियस आउटपुट 1 है तो उसके बेस पे जो न्यू आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, 0। प्रीवियस के केस में 0 थी तो अभी भी 0, प्रीवियस 1 थी तो अब भी 1। इसी तरह से 0 1 0 1, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर ये 0 थी प्रीवियस आउटपुट और 1 थी तो ये दोनों किस में चेंज हो जाती है, मतलब 0 वाली तो 0 ही रहेगी और 1 वाली 0 हो जाएगी 0 1 के केस में। ठीक है, तो 0 1 के केस में आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 0 के केस में आउटपुट क्या हो जाएगी, QN, दैट इज प्रीवियस। और 1 0 के केस में 0 हो चाहे 1 हो, वो आउटपुट क्या रहेगी, 1 रहेगी। और 1 1 के केस में जो हमारी आउटपुट होती है वो क्या होती है, इनवैलिड होती है। तो देखिए अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं हम, ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन इन केस आपको उस टाइम पे नहीं याद आती है तो आप फटाफट से थोड़ा सा बना के उसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हमें आउटपुट देखनी है तो यहाँ पे कहाँ कहाँ 1 आ रही है वो देखेंगे, और अपने उसमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे के मैप में ऐड करके। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 1 कब आ रही है, 0 0 1 पे आ रही है एक तो, और सेकेंडली आपके पास 1 0 0 पे आ रही है और 1 0 1 पे आ रही है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, S है, और ये क्या है, R है, और ये क्या है, QN है। ठीक है, तो यहीं पे साथ के साथ ही देख लेते हैं कि जो हमारा के मैप है वो कैसे बनता है। तो देखिए अगर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं तो उस केस में हम क्या ले रहे हैं, एक वेरिएबल यहाँ ले रहे हैं और एक यहाँ ले रहे हैं। तो देखिए ये 0 और 1 हो गया, देन 0 0 0 1, और यहाँ पे आपने 1 1 लिखना है एंड देन 1 0। ठीक है, अब जहाँ पे भी 1 1 है वैल्यूज़, वो वाली वैल्यूज़ को वहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे 1। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, 0 0 1, तो देखिए ये 0 0 1 है तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। देन हमारे पास क्या है, 1 0 0, सो दिस इज़ 1 0 0, यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन 1 0 1 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 1 1 आ गया। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये क्या है, x और x, दैट मीन्स इनवैलिड है, तो यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 1 1 0 और 1 1 पे हमने क्या कर दिया है, क्रॉस क्रॉस लगा दिया है। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोंट केयर कंडीशन की तरह हम इसे यूज़ कर लेंगे, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रॉस क्रॉस कर दिया। तो अब देखिए पेयरिंग कर लेंगे, 2 की पेयर, 2 बनाएं चाहे 4 बनाएं चाहे 8 बनाएं, जितने मर्जी बन सकते हैं हमारे पेयर्स, 2 के मल्टीपल्स में ही हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बनाया हमने, और नेक्स्ट एक ये बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या लेना है, आउटपुट जनरेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो आउटपुट आएगी ये क्या है, ये 0 और 1 था तो ये कैंसिल हो गया। अब जो ये इसकी वैल्यू होगी ये एज इट इज़ आप ले लेंगे। सो दिस इज़ R कॉम्प्लीमेंट एंड QN। ठीक है, ये क्या है, R कॉम्प्लीमेंट QN। और इस केस में देखिए जो ये ऊपर वाली वैल्यूज थी ये सब नल हो जाएंगी अगर चारों का बन जाता है, और हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, S आ जाएगी। ठीक है, इस केस में यहाँ पे क्या है 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बनती तो S कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, यहाँ पे बन रहा है तो S आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन गई, R डैश S प्लस R कॉम्प्लीमेंट QN। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं इससे रिलेटेड फ्लिप फ्लॉप से, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हर फ्लिप फ्लॉप की याद कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए अब एक्साइटेशन टेबल की अगर हम बात करते हैं तो हम QN और QN प्लस 1 से एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 0 है, अगर 0 0 का केस देखें अगर आप, तो देखिए यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 0 का केस कहाँ कहाँ बनता है। तो देखिए एक तो ये 0 0 है एंड देन दिस इज 0 0। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के केसेस में S तो क्या है 0 और ये क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, वेरी कर रहा है। तो एक्साइटेशन टेबल में हम इसी तरह से लिखते हैं। अभी ये 0 0 है तो S को तो हमने फिक्स कर दिया 0 और इस पे लगा दिया क्रॉस कि ये कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 0 1 का केस देखें तो 0 1 का केस अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें 0 1 के केस में क्या होता है। ठीक है, 0 1 के केस में क्या हो रहा है, तो कहाँ है हमारा 0 1 0 1 0 1 है ही नहीं। यस यस यस, दिस इज देयर। ठीक है, तो 0 1 ये रहा। अभी यहाँ पे देखिए 1 0, ठीक है, और कोई नहीं है 0 1। यस, तो देखिए 1 0 बन रहा है तो हमने क्या किया, एक्साइटेशन टेबल में 1 0 लिख दिया।
अब 1 0 वैल्यू कब हमें मिल रही है, एक्स नॉट एक्स क्यू जो है पुराना और नया 1 0, तो देखिए ये रहा 1 0 और कहीं नहीं है, तो ये क्या आया 0 1। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से 1 1 के लिए अगर हम देखें तो 1 1 देखिए कहाँ कहाँ बनता है, 1 1 आपका एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। अब इस केस में देखिए ये 0 और 1 है और ये 0 0 है, तो आर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी 0, और एस की वैल्यू क्या है, क्रॉस कर दिया क्योंकि वो वेरी कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से एक्साइटेशन टेबल बन जाती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, एक्साइटेशन टेबल, कि क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की जो वैल्यूज़ हैं वो एस और आर की वैल्यूज़ के ऊपर किस तरह से डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो हमारी लास्ट कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या मिल रहा है, इनवैलिड स्टेट मिल रही है, जब एस और आर दोनों क्या हैं 1 है। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप, और जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, रिफाइंड वर्जन है किसका, एस आर फ्लिप फ्लॉप का। तो देखिए यहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, एस आर में हमें यहाँ पे इनवैलिड स्टेट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, इसे हम चेक भी कर सकते हैं गेट्स के थ्रू, लेकिन उस चीज़ की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए कि आउटपुट्स क्या आ रही हैं। ठीक है, आउटपुट्स क्या आती हैं, किसके केस में क्या आउटपुट आ रही है, और करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या रहती हैं, वो आपने बेसिकली याद करना है। अब देखिए यहाँ पे 0 0 के केस में वही रहेगा, और 0 1 के केस में 0 ही रहेगा, और 1 0 के केस में 1 रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ तक। और 1 1 के केस में क्या हो जाएगा, ये क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स जो प्रीवियस आउटपुट था उसका टॉगल फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकते हैं हम, जो भी आउटपुट्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी 1 आ रहा है, ठीक है, 1 1 1 1 जहाँ पे भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 1 1 1 मिल गया, और हमारे पास क्या बन जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया, कि इससे हमने जब लिया तो क्या आ रहा है आपके पास, के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन। ठीक है, के कॉम्प्लीमेंट एंड क्यू एन, और इन दोनों को जब करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों हैं ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास जे, ये क्योंकि दोनों क्या है 1 है। ठीक है, तो जे आ गया, और साथ में देखेंगे जो डिफरेंट है, ठीक है, के देखिए डिफरेंट है, 0 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो भी डिफरेंट होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और जो 0 है ये सेम है। तो अब ये देखिए क्यू एन का क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, के कॉम्प्लीमेंट क्यू एन प्लस जे क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, कुछ वंस एंड ज़ीरोज़ किसी किसी जगह से क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से वो शायद प्रेजेंटेशन में ख़त्म गायब हो गए हैं चलिए एनीवेज, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, इसी तरह से एक्साइटेशन टेबल बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास फ्लिप फ्लॉप आता है, डी फ्लिप फ्लॉप, जिसे हम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। और डेटा फ्लिप फ्लॉप क्या है, ट्रांसपेरेंट लैच है, क्योंकि इसकी जो इनपुट होती है वही क्या होती है, आउटपुट होती है। ठीक है, एस आर को फ्लिप फ्लॉप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डी फ्लिप फ्लॉप में बाय अप्लाइंग इन्वर्टर बिटवीन एस एंड आर। एस और आर में हम इन्वर्टर अप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो डी फ्लिप फ्लॉप देखिए क्या है, ट्रांसपेरेंट लैच भी बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो इनपुट होती है वही क्या रहती है, आउटपुट रहती है। 0 इनपुट होगी तो 0 आउटपुट, 1 इनपुट होगी तो 1 आउटपुट। ठीक है, तो देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या रहेगी, डी। ठीक है, क्या रहेगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, डी रहेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टी फ्लिप फ्लॉप, इसका नाम क्या है, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इसे हम बनाते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप से और कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें एक सिंगल, क्या जे और के जो इनपुट से इन्हें कनेक्ट कर देते हैं ताकि एक सिंगल इनपुट हम दे सकें। ठीक है, जे इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू टी जब होगा, ठीक है, जे के जब इक्वल होंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे, टी बनाते हैं, और जब जे के इक्वल नहीं होते तब हम क्या बना लेते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, और वो क्या आएगी, 1 1 अलग अलग से आ रहा है तो ये क्या बनेगा, टी कॉम्प्लीमेंट एंड देन क्यू एन। यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या बना आपका टी, एंड देन यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये क्या बन रहा है, देखिए एक्सॉर बन रहा है, तो टी और क्यू एन का क्या आ गया, एक्सॉर आ गया। तो टी एक्सॉर क्यू एन बनेगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन से फ्लिप फ्लॉप की, टी फ्लिप फ्लॉप की। ठीक है,
तो देखिए जेके जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये हमारा यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप होता है। यहाँ से इन तीनों से आपको क्या मिल जाएगा, एसआर फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, डी फ्लिप फ्लॉप मिल रहा है। ठीक है, 0 1 हम ले रहे हैं तो एज इट इज़ 0 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 1 होगा तो, और जो वैल्यू होगी वो टॉगल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, टी फ्लिप फ्लॉप मिल जाएगा। तो जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, यूनिवर्सल, इट मीन्स उससे हम सभी फ्लिप फ्लॉप को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहता है फाइनल जो टेबल रहता है। तो देखिए इसका तो ये हो गया जेके का, और ये हमारा एसआर का ये है, डी का ये है, और टी का ये वाला हमारा फ्लिप फ्लॉप रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है जून 2018 में नेट में, इन एसआर आर एस फ्लिप फ्लॉप द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एट टाइम t+1 इज सेम एज द आउटपुट एट टाइम t। तो t+1 पे और t पे जो सेम आउटपुट रहता है वो कब रहता है। ठीक है, एस आर जब 1 होते हैं, S0 R1, S1 R0 या SR0 होते हैं, कब होता है। तो देखिए QN पे हमारा क्या होता है, जो आउटपुट है वो सेम रहता है। ठीक है, इस वाला QN मीन्स QN वाला ही आउटपुट QN+1 पे है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब S और R क्या हैं, 0 हैं, तब आपका क्या रहता है, जो रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी सबकी ध्यान में रखेंगे। ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको आपने याद रखना है कि किसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब देखिए फ्लिप फ्लॉप्स की जो यूजेस हैं वो क्या हैं, इट इज़ यूज्ड एज डेटा स्टोरेज एलिमेंट्स। फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड एज डेटा स्टोरेज एलिमेंट्स, एंड फ्लिप फ्लॉप इज़ द डिवाइस यूज टू स्टोर सिंगल बिट डेटा। बाइनरी डिजिट को स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स को ही हम यूज़ करते हैं रजिस्टर्स को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, रजिस्टर्स हम बहुत बार सुनते हैं, सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स बनाने के लिए हम किसे यूज़ कर रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ कर रहे हैं। अब रजिस्टर्स n नंबर ऑफ बिट्स को स्टोर कर सकते हैं, और फ्लिप फ्लॉप्स को ही यूज़ करते हैं हम काउंटर्स के लिए भी। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड इन काउंटर्स टू काउंट क्लॉक पल्सेस। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लिप फ्लॉप्स का टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्टर्स। ठीक है, तो देखिए रजिस्टर्स किस लिए यूज़ होते हैं, टू स्टोर ग्रुप ऑफ बिट्स। तो n फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ होते हैं n बिट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, जितने भी बिट्स का स्टोर करना है हमने, उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स क्या होंगे, यूज़ होंगे हमारे रजिस्टर्स में। अब देखिए इस तरह से फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज़ करते हैं। सो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड टुगेदर टू स्टोर 4 बिट डेटा। 4 बिट डेटा को अगर स्टोर करना है तो हम 4 फ्लिप फ्लॉप्स को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और क्लॉक्स भी यूज़ होती हैं। ठीक है, तो 4 बिट शिफ्ट रजिस्टर अगर होगा तो इस तरह से हमारे यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से हमारा आउट होता रहेगी वैल्यूज़। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स, बेस्ड ऑन शिफ्ट एंड बेस्ड ऑन, दो कैटेगरीज हैं बेसिकली, बेस्ड ऑन शिफ्ट एंड बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट। कौन कौन से होते हैं रजिस्टर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है या राइट में शिफ्ट हो रहा है। एंड देन बेस्ड ऑन इनपुट क्या होते हैं, सीसो, सीपो एंड पीपो एंड पीसो। ठीक है, तो सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट। ठीक है, ये 4 होते हैं हमारे रजिस्टर्स बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट। तो देखिए सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट एंड पैरेलल इन पैरेलल आउट। अब देखिए जब सीरियल फॉर्म में होता है, सीरियल फॉर्म में होता हो तो बिट्स अरेंज होती हैं 1 एट अ टाइम, एक एक बिट आपका अरेंज होगा। पैरेलल में होगा तो सभी बिट्स को हम इकट्ठा ही क्या कर सकते हैं, सभी बिट्स अवेलेबल हैं एक बार में ही, और सबको ही हम एंटर कर सकते हैं एक ही बार में। सीरियल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, टेम्पोरल कोड, एंड पैरेलल फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्पेशल कोड। डेटा कैन बी चेंज फ्रॉम टेम्पोरल कोड टू स्पेशल कोड बाय यूजिंग शिफ्ट रजिस्टर्स। ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेम्पोरल कोड को स्पेशल कोड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरह से हम यूज़ करते हैं। तो देखिए सीरियल इन सीरियल आउट, तो एक एक आ रहा है, एक और एक ही आउट हो रहा है। ठीक है, तो सीरियल इन में सीरियल आउट में क्या होगा, एक एक आएगा और एक एक ही आउट होता चला जाएगा। इनिशियली अगर ये वैल्यूज़ हैं तो एक एक एंटर कर रहा है और यहाँ से एक एक आपका आउट हो रहा है। ठीक है, तो सीरियल इन सीरियल आउट के केस में क्या होता है, जो इनपुट्स होती है, नंबर ऑफ़ क्लॉक्स जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं इनपुट के लिए वो n रहती हैं, और नंबर ऑफ़ क्लॉक्स जो आउटपुट के लिए होती हैं वो क्या होती है, n-1। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सीसो टाइप रजिस्टर्स में नंबर ऑफ़ क्लॉक्स इनपुट के लिए कितनी चाहिए होती हैं, n, और आउटपुट के लिए कितनी चाहिए होती है, n-1। अब सीपो दैट मीन्स सीरियल तो इन आ रही है, लेकिन आउट पैरेलल ही हो जाएंगी, मतलब इकट्ठी जितनी भी बिट्स हैं वो इकट्ठी आउट हो जाएंगी।
ठीक है। तो देखिए इस केस में जो इनपुट के लिए चाहिए वो तो n चाहिए, लेकिन आउटपुट के लिए क्या है, हमें वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्लॉक की, जैसे ही सभी एंटर हुई तो साथ के साथ आउटपुट आ जाएगी, तो आउटपुट के लिए क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है। तो सीरियल अगर इन है, अगर सीरियली इन है तो आपकी इनपुट क्या होगी, हमेशा नंबर ऑफ क्लॉक्स इनपुट के लिए कितनी चाहिए, n चाहिए, और पैरेलल आउट है तो हमेशा कितनी चाहिए होंगी, 0 चाहिए होंगी। ठीक है। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि अगर पैरेलल आउट है तो हमेशा कितनी चाहिए होंगी, 0 चाहिए होंगी, और सीरियल इन होगी तो कितनी चाहिए होंगी, n चाहिए होंगी। ठीक है। और पैरेलल इन होगी तो अभी हमें नंबर ऑफ क्लॉक्स कितनी चाहिए होंगी, 1 चाहिए होगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आ जाते हैं काउंटर्स। तो काउंटर क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट है। काउंटर यूज़ किस लिए करते हैं हम, टू काउंट नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस। ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, वेव फॉर्म जनरेटर, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट, पल्स विड्थ मैनेजमेंट मेजरमेंट, यहाँ सब जगह क्या यूज़ होता है, आपके काउंटर्स यूज़ होते हैं। तो काउंटर्स क्या है, बेसिकली इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर्स ओनली। Usually it can be loaded, stored or incremented or used for the stack or as a program counter की तरह हम इसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो देखिए जो काउंटर्स होती हैं वो भी हमारे दो तरह के होते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर्स एंड सिंक्रोनस काउंटर्स। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं एसिंक्रोनस काउंटर्स और सिंक्रोनस काउंटर्स की, तो देखिए एसिंक्रोनस का क्या मतलब है, डिफरेंट क्लॉक पल्सेस अप्लाई होंगी डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स पर। यहाँ पे सेम क्लॉक पल्स, सिंक्रोनस है और सेम क्लॉक पल्स है। ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर्स मीन सेम क्लॉक पल्स इज अप्लाई टू ऑल फ्लिप फ्लॉप्स। एसिंक्रोनस काउंटर्स मीन डिफरेंट क्लॉक पल्सेस आर अप्लाइड टू डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स। अब देखिए ये क्या रहता है, स्लोअर होता है, और ये क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि सेम क्लॉक पल्स ही सब पे अप्लाई हो गई तो फास्ट होगा। एनी काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल, फिक्स्ड नंबर ऑफ काउंट सीक्वेंस इज पॉसिबल विद इट। इसके एग्जांपल्स हैं रिपल काउंटर एंड मॉड काउंटर, ये आपने ध्यान रखना है। देन ये इसमें क्या है, रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। ठीक है। सिंक्रोनस के एग्जांपल्स क्या है, रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या, सिंक्रोनस में सेम ही क्लॉक पल्स अप्लाई हो गई सब के ऊपर सिंक्रोनस वाले में। ठीक है। और रिपल काउंटर या जो एसिंक्रोनस काउंटर्स हैं यहाँ पे आपके डिफरेंट क्लॉक पल्स अप्लाई हो रही है। तो देखिए एग्जाम में कई बार नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि कितने रिक्वायर्ड होंगे अगर इतनी स्टेट्स हैं। तो देखिए एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है तो उस केस में आपके पास क्या रहेगा, देखिए अगर आपको स्टेट्स पूछी गई हैं, ठीक है, 10 स्टेट्स बोल दी। अब आप चेक करके देखेंगे कि 2⁻³ क्या है, 8 है, और 2⁻4 क्या है, 16 है। ठीक है। तो मिनिमम जो सा भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, 5 भी 32 हो जाएगा, लेकिन हम 4 बोलेंगे फ्लिप फ्लॉप्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए n फ्लिप फ्लॉप्स की कितनी स्टेट्स होती हैं, 2⁻n होती हैं। अब 10 अगर हमें स्टेट्स चाहिए तो देखिए 3 से तो हमें नहीं मिलेंगी, 2 छूट जाएंगी, तो हमें कितने फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी, 4 फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो हमें डिटर्मिन अगर करना है कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो अगर हमें मॉड 8 चाहिए, ठीक है, मॉड 8 के लिए देखिए हमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टोटल स्टेट्स कितनी आ जाएंगी, 8 आ जाएंगी। ठीक है। अभी 4 है, 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है तो मॉड 16 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमें 16 स्टेट्स मिल जाएंगी। तो अब देखिए मॉड 10 काउंटर अगर है, मॉड 5 काउंटर है, अगर कुछ स्टेट्स जो हैं वो हम रिमूव करें, इफ सम नंबर ऑफ स्टेट्स आर रिमूव्ड, इट इज़ नोन एज नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। ठीक है। ये वाला तो क्या था हमारा, बाइनरी रिपल काउंटर। ठीक है। बाइनरी रिपल काउंटर क्या होता है, जिसमें हम सभी स्टेट्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हम कुछ स्टेट्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, 8 हैं लेकिन उसमें से हमें 5 ही चाहिए। ठीक है। तो वो क्या होता है, ए सिंक्रोनस नॉन बाइनरी काउंटर होता है। ठीक है। वो कौन सा बनेगा आपका, नॉन बाइनरी काउंटर बनेगा। लेकिन मॉड 10 के लिए हमें यूज़ तो 4 ही फ्लिप फ्लॉप्स करने पड़ेंगे, मॉड 5 है तो हमें अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। मॉड 10 काउंटर है, मॉड 5 काउंटर है, इसमें अब ये काउंटर है, ये नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, इसके लिए अब आपको देखने कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट रहेगी हमें। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक बार देख लेते हैं हम कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ डिकेड काउंटर। ठीक है। ये पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में। तो अब डिकेड काउंटर के लिए देखिए कितने चाहिए हमें, 10 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 स्टेजेस चाहिए हमें, 10 स्टेट्स चाहिए। ठीक है। तो 4 करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ।
हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट मोड 30 काउंटर, मॉड 30 चाहिए, इट मीन्स 32 स्टेट्स वाला चलेगा। दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 5 6 4 या 8 5 हो जाएगा, ठीक है। 2⁵ इज 32। देन वी हैव फॉर जे के फ्लिप फ्लॉप विद जे इज इक्वल्स टू 1 एंड के इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स थर्ड वाला जो सिनेरियो होता है, द आउटपुट आफ्टर क्लॉक पल्स विल बी, क्या रहेगी आउटपुट, 0 आएगी, 1 आएगी, ही हाई इम्पिटेंस या नो चेंज, सो द करेक्ट आंसर इज 1, ठीक है ना। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर थर्ड सिनेरियो में। सेकेंड सिनेरियो में 0 होता है, इसमें 1 होता है, इसमें क्यू एन होता है और इसमें क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। द आउटपुट ऑफ द एस आर फ्लिप फ्लॉप व्हेन एस इज 1 एंड आर इज 0, तो ये भी सेम ही हुआ, थर्ड वाला सिनेरियो हुआ, ठीक है। इसमें भी आपका 1 ही रहेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपसे पूछिए टी फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। तो टी फ्लिप फ्लॉप में क्या आता है, हमारा एक्सक्लूसिव और वाले कंडीशन रहती है, ठीक है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। व्हेन एन इन्वर्टर इज प्लेस्ड बिटवीन बोथ इनपुट्स ऑफ एस एंड आर्स, रिजल्टिंग फ्लिप फ्लॉप क्या बनेगा, डी फ्लिप फ्लॉप बनेगा या टी फ्लिप फ्लॉप बनेगा, दो ही बन सकते हैं, या तो डी बनेगा या टी बनेगा। तो अब क्या बनेगा, दोनों में से क्या बनेगा, आपका डी फ्लिप फ्लॉप बनेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, टी डी फ्लिप फ्लॉप। In order to build a mod 18 counter, the minimum number of flip flops needed is equals to, mod 18 काउंटर बनाना है तो क्या कितने चाहिए हमें, 16 वाला नहीं चलेगा, 32 वाला चलेगा, ठीक है। जो 4 से काम नहीं बनेगा, 5 वाला लेना पड़ेगा हमें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने बनानी है जेके फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप की आपकी क्या होती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हमारी होगी बी, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिड्यूस स्टेट टेबल 18 रोज चाहिए, मिनिमम नंबर कितना होगा, 5 रहेगा, ठीक है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या होगी, डी होगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।